गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को द बायोलॉजी केमिस्ट्री लेक्चर पर स्वागत है। आज एक हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आए हुए हैं जो क्लास 12 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर एकदम बेसिक्स हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग समझेंगे क्योंकि ये जो एनसीईआरटी बुक को लेकर के हम लोग रेफरेंस में चलेंगे ताकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलें और पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक हम वन शॉट में एक ही वीडियो में पूरे क्लास को करेंगे। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे अभी एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए बेहतरीन है क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के ले रहे हैं और एकदम वन बाय वन करके पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो आइए समझते हैं। पहला चैप्टर है हम लोग के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप देख सकते हैं कि यूनिट 1 में जो मेरा 1 यूनिट है इसमें हमारे पास 3 चैप्टर हैं। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेकंड चैप्टर है मेरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, थर्ड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो एक एक करके हम सभी चैप्टर को डिस्कशन आपके सामने करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगी। वन शॉट में पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम शुरुआती से ही थोड़ा क्लास फास्ट लेकर चलेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग के किसी को बोर नहीं लगेगा कि हम लोग के समय लेट हो रहे है ना। तो प्रयास मेरा रहेगा कि आप लोग बेहतरीन से शुरू से समझते चले। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग की इसमें इंट्रोडक्शन देते हैं कि आप चैप्टर है क्या, रिप्रोडक्शन में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें एक साइंटिस्ट हैं, इनको जानना होगा। आप देख पा रहे हैं ये है पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी हैं और ये एम्ब्रायोलॉजी के फादर के नाम से जाने जाते हैं। एम्ब्रायोलॉजी, यू नो दैट एम्ब्रायोलॉजी क्या है? इसमें भ्रूण विज्ञान जिसको बोलते हैं। प्लांट में भ्रूण कैसे बनते हैं, कैसे विकास किए जाते हैं, भ्रूण का कल्चर कैसे होती है। आजकल नए जनरेशन में देख पा रहे हैं आप लोग कि किस तरीके से नए नए प्लांट उगाए जा रहे हैं। आप कभी महसूस नहीं कर पाते होंगे कि आखिर इतनी वैरायटी, इतनी नई नई चीजें कहाँ से आ पाती है। तो आज बहुत सारे कल्चर करके अब उस कल्चर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए प्लांट उगाए जा रहे हैं। इस चैप्टर के माध्यम से हम पूरा डिस्कशन करेंगे, आपको सिखाएंगे कि नए प्लांट कैसे किए जाते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे किए जाते हैं, आखिर प्लांट में जनन कैसे होती है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मानव में जनन कैसे होती है या जानवर में कैसे जनन होती है, लेकिन ये तो बहुत इजी टॉपिक था। बट ये हम लोग के लिए मुश्किल होती है कि प्लांट में कैसे जनन होती है। प्लांट में लैंगिक जनन होगा कि अलैंगिक जनन होगा, क्या नर मादा मिल के बच्चे को जन्म करेंगे या फिर कोई जीव अकेले ही बच्चे को जन्म दे पाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट होती है प्लांट को लेकर के। आइए इस चैप्टर के माध्यम से हम समझाएंगे आप लोगों को। तो थोड़े 1 मिनट सिर्फ सरसरी निगाह में ध्यान देंगे कि ये हमारे पंचानन महेश्वरी हैं और इनका जन्म 1904 में हुए थे और 1966 में इनका देहांत हो चुका है। और ये जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, इनका स्पेशल जो काम था वो प्लांट एम्ब्रायोलॉजी का, भ्रूण विज्ञान से इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप देख सकते हैं इनका 2 मिनट इनके बारे में बताएं कि बॉर्न इन नवंबर 1904 इन जयपुर, राजस्थान से ही हैं और बहुत ही विख्यात हैं क्योंकि ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है, भारत के बाहर भी इनको जाना जाता है, पूरी दुनिया में लोग इनको जानते हैं। इनका मेन काम क्या था समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्लांट के मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी और खास करके एम्ब्रायोलॉजी पर अपना काम किए हैं। ही वर्कड ऑन एम्ब्रायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। मेन इनका एम्ब्रायोलॉजी पर काम है, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। और इनका सबसे बड़ी हम बात बताएं, देख सकते हैं थोड़ा 1 मिनट। इसमें सिर्फ पंचानन महेश्वरी को याद कर लेंगे कि इनको किस लिए जाने जाते हैं, तो जाने जाते हैं बायोलॉजी के लिए। आइए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर आप लोग के बोर्ड पर आप नाम देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। थोड़ी 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे। चलिए सब कुछ ठीक है, उम्मीद करते हैं सब देख पा रहे हैं। फ्लावरिंग, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत हो आप लोग बताइएगा। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट में जनन कैसे होती है। सबसे पहले हम बता दें प्लांट में लैंगिक जनन होती है। प्लांट में कौन सी जनन होती है? लैंगिक जनन। पहले हम शॉर्ट बताते चल रहे हैं जनन किसे कहते हैं। पूछा जनन क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो आप एक लाइन बताएंगे कि जीवों में नए संतान उत्पत्ति करने की विधि को ही जनन कहते हैं।
मतलब रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू बेबी आर बोर्न। अगर कोई भी न्यू बेबी बॉर्न होता है, चाहे जिस मेथड से हो, जिस विधि से हो, नए बच्चे का जन्म होती है, तो उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहेंगे। और स्पेशल हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने हैं कि प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होती है। क्या जब हम बोले कि पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो क्या आप बता सकते हैं कि प्लांट का सेक्स ऑर्गन कौन है? ह्यूमन बॉडी की हम बातें नहीं करें, प्लांट का सेक्स ऑर्गन कौन है बताइए। तो प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। बट उसमें एक ऐसे पार्ट्स हैं जो पौधे का जनन अंग के नाम से जाना जाता है, सेक्सुअल अंग के नाम से जाना जाता है। तो हमारा कौन है? फ्लावर। क्या है? फ्लावर। ध्यान से सुनेंगे। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर आर द सेक्सुअल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब समझ में आ चुका है कि अगर पौधे में अगर जनन की बात करेंगे तो जनन अंग कौन है? अगर हम बोले मानव में जनन करना, तो मानव में जनन अंग कुछ होगा, जैसे आप लोग पढ़ेंगे कि पुरुष में होगा तो वृषण होंगे, मादा में आप अंडाशय पढ़े होंगे जिसमें अंडाणु निकलेंगे। इसी प्रकार प्लांट में ऐसा क्या है जो जनन करने में रोल निभाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि प्लांट का फ्लावर, पौधे का फूल है जो उसका जनन अंग है। अब फूल के बारे में तो क्या कहना है, फ्लावर अपने आप में अमेजिंग होती है, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल होती है। ऐसे फ्लावर्स होती है, सबको पसंद है, फ्लावर सब पसंद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फ्लावर जो है पौधे की जनन अंग है और उसे नुकसान नहीं करना होता है। हम लोग क्या करते हैं कि उसको बहुत सारे तोड़ देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप फूल को तोड़ना बंद कर देंगे, क्योंकि फूल बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है किसका? प्लांट का। आइए इस प्लांट को थोड़ी सी हम देखिए, एक लाइन को समझने का प्रयास करते हैं। क्या बातें बोल रहे हैं? आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? क्या हम लोग ये कभी कभी महसूस नहीं करते कि प्लांट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? बहुत लोग ये सोचते हैं कि सर प्लांट तो दोनों दूर जगह पर होते हैं, मेल अलग हो सकता है, फीमेल अलग हो सकता है, या ये पता कैसे करेंगे उसमें मेल है या फीमेल है? तो हम बता दें आप लोग कि प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं, मोस्ट प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं, सम आर यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। तो बाइसेक्सुअल मतलब तो दोनों लिंग उसमें, नर भी है उसी में, मादा भी। अगर एक फ्लावर है तो उसी फ्लावर में मेल पार्ट्स भी होते हैं और उसी फ्लावर में फीमेल पार्ट्स भी होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं क्या लिख लेंगे, दम है ना, myriads of flowers that we enjoy gazing at the scents and the perfumes। फ्लावर में परफ्यूम्स होते हैं, सेंट होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि उसका सेक्सुअल पार्ट्स है, दूसरी जगह से पोलन ग्रेन यानी नर भाग को आकर के मादा के पास मिलना होता है। तो अगर ये फ्लावर अगर बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, सुंदर होंगे, तो बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उस पर आ जाएंगे, इंसेक्ट आएंगे, जूस के चक्कर में आएंगे कि ताकि उसको वहां से नेक्टर मिले, रस मिले, भोजन उसका मिले, अपना फूड मिल जाए। इसके चलते बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं और आप पोलिनेशन करा देते हैं, जिससे पौधे में पोलिनेशन हो जाती है। पोलिनेशन के आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायो बनेंगे, आफ्टर एम्ब्रायो के बाद उसमें एक न्यू बेबी का प्रोडक्शन हो पाता है। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते देखते हैं। क्या लिखा है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इस लाइन को समझने का प्रयास करेंगे। सारे लोग धैर्य से समझिए, थोड़ी वक्त दीजिए, कम से कम 30 से 40 मिनट के बाद आपको लगेगा कि हाँ हम बहुत ही बेस्ट क्लास में हैं। बट स्टार्टिंग दौरान आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ी क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रही है। आप बस मन लगा के पढ़िए, टाइम दीजिए, कम से कम 40 मिनट के बाद आपको लगेगा सर बेस्ट हम लोग को मिले हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ समझिए, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं जो फ्लावरिंग जिसमें फूल खिलते हैं, है ना, सो क्या दिखलाते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी भी प्लांट्स है जिसमें फूल है, बस फूल है, फ्लावरिंग है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। करेगी ए लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इनफ्लोरेसेंस। आप ये भी देख रहे होंगे कि पौधा के फ्लावरिंग का प्रोसेस जो होती है बहुत ही अलग अलग होती है। किसी में फूल का दिखेगा प्रोसेस अलग होता है लगने का, किसी में कम फूल लगेंगे, किसी में ज्यादा लगेंगे, कुछ मोनोइसियस होगा, कुछ जो होते हैं डायोसियस होंगे, मतलब कुछ एक लिंगी होंगे, कुछ पौधे द्विलिंगी होंगे, जिसको क्या बोलते हैं, द्विलिंगी बोलते हैं। तो आप यहाँ समझिएगा, फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स होते हैं सो अमेजिंग रेंज, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, तरह तरह के होते हैं, बहुत अलग अलग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, के बाद उसमें फ्रूट्स बनेंगे, इसके बाद क्या उसमें बनेंगे? सीड्स बनेंगे। हम बता दें आप लोग कि प्लांट में सबसे पहले फ्लावर आएगा, फ्लावर जब आ जाएंगे उस फ्लावर में मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दोनों होंगे,
दोनों मिलेंगे, पोलिनेशन होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायो बनेंगे, एम्ब्रायो डेवलप करेगा, फिर फ्रूट बनेगा, फल बनेंगे, फल बनेंगे, इसके बाद उसमें सीड का डेवलपमेंट होगा। इस तरीके से सीड का फॉर्मेशन होती है। इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि नए प्लांट कैसे जर्मिनेट होती है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज होगा। आइए समझते हैं। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी। थोड़ी मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड प्रोसेस पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका पढ़ेंगे, कैसे जन्म करते हैं पौधा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए, एक लाइन देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लावर इफ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। क्या है एंजियोस्पर्म का? फ्लावर्स होती है एंजियोस्पर्म का एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है, जिस ऑर्गन के माध्यम से पौधे बच्चे को जन्म करते हैं, अपने नए वैरायटी को जन्म देते हैं, अपने नए बेबी को जन्म देते हैं। यानी दुनिया में सभी जीव अपने बेबी को जन्म देते हैं। उसी प्रकार प्लांट भी जर्मिनेट करती है। हम लोग कैसा लगता है कि प्लांट सोचने में लगने लगता है कि कैसे जन्म करता हो। आइए बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझने का काम करेंगे। सबसे पहले हम बता दें हम लोग की एक फ्लावर्स होती है, फ्लावर, प्लांट का फ्लावर, इसमें 4 पार्ट्स होती है। कितने पार्ट्स होंगे? 4। बहुत बढ़िया। अब इनको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। एक प्लांट के पास 4 पार्ट्स होते, सॉरी फ्लावर के पास 4 पार्ट्स होंगे। जैसे मेरे पास एक फ्लावर है, ये किसी भी हम सिंपल से एक फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं और इसमें हमको दिखाने का प्रयास करें कि इसमें मेल फीमेल पार्ट्स कैसे हैं, थोड़ा सा समझेंगे। अगर इसमें देखा जाए तो बहुत ही अलग अलग इसमें आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगी। एक बीच में मिडिल पार्ट्स हो गया, इसके बाद किनारे साइड से इस तरीके से इसमें है ना, ये बाइलोब्ड होते हैं, थोड़ी इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं। और आप लोग देखे होंगे, मेज में देखे होंगे, मक्का वगैरह में देखे होंगे, उड़हुल में देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं ऊपर में पीला पीला कलर के कुछ रहते हैं। और वही एक्चुअल में उसका क्या है बताइए? वही उसका मेल पार्ट्स है। यही मेल पार्ट्स है, समझने का प्रयास करेंगे। यही उसका मेल पार्ट्स है और इसी में बहुत सारे परागकण रहते हैं जिसको पोलन ग्रेन कहेंगे। फिर हम देखें इसको थोड़ा सा और कि इसमें बहुत ही कलरफुल पेटल्स होते हैं, बहुत ही कलरफुल दल पुंज होते हैं, बहुत ही कलरफुल रंग बिरंगे, किसी में गुलाबी, किसी में व्हाइट, किसी में नारंगी, ब्लू, तरह तरह के इसमें कलरफुल जो आपको दिख पा रहे हैं, दैट आर द क्या हो सकते बताइए? ये है पेटल्स। और सबसे बाहर साइड में आप देखे होंगे, यहाँ पर देखिएगा, किनारे साइड में आप देखे होंगे, यहाँ पर एक थैलेमस लगे रहते हैं, ये भी याद रखेंगे, ये थैलेमस है। और इसी थैलेमस से यहाँ पर एक ग्रीन कोवर रहते हैं, ग्रीन कलर के कोवर होते हैं और जो प्लांट को क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। जी, प्रोटेक्शन का कार्य करता है। अगर फ्लावर फुला गया, बिखर ना जाए, बिखरने से बचाने के लिए कौन मदद करेगा? तो आपको पता चलेगा कि सर इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहरी के जो पार्ट्स है, बाहरी के जो भाग है, इसे को हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलेंगे? बाह्य दलपुंज। बहुत बढ़िया, समझिए मेरे साथ। सबसे बाहर जो है ये बाह्य दलपुंज है, इसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद जो कलरफुल पार्ट्स है, फूल का सबसे कलरफुल पार्ट्स है, रंगीन भाग है, और रंगीन भाग को हम लोग बोलते हैं दलपुंज। ध्यान से समझेंगे, इसको दलपुंज बोलते हैं, इसी को हम लोग कोरोला बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कोरोला। आउटर पार्ट्स कैलिक्स हो गया, इसके बाद रंगीन भाग हो गया, कलरफुल हो गया, कोरोला हो गया। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पीला पीला कलर हम दिखा रहे हैं, ये क्या है? परागकोश है। ये है बाबू लोग परागकोश है, प्लांट का परागकोश। और इस परागकोश को हम लोग क्या बोलते हैं बताइएंगे? एंथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंथर बोलेंगे। और जिस डंठल से लगा हुआ है, यहाँ से कोई एक डंठल दिख रहे हैं, इस डंठल को क्या बोलते हैं हम लोग? इस डंठल को पुतंतु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुतंतु। जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलिए, फिलामेंट। फिलामेंट बोलेंगे, इसको फिलामेंट बोलेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अभी तक से सबसे बाहर में हम देखे बाह्य दलपुंज, इसके बाद देख रहे हैं दलपुंज, इसको बाह्य दलपुंज कैलिक्स, दलपुंज को कोरोला, इसके बाद परागकोश, परागकण, इसी के अंदर रहेंगे पुतंतु। अब आइए मिडिल भाग को देखिए। सबसे इसमें अगर इम्पोर्टेंट भाग है वो मिडिल है, और मिडिल में सबसे कौन होती है? मादा होती है, फीमेल होती है। ऐसे भी मेल बाहर साइड से होते हैं, अलग होते हैं,
हमारे यहाँ भी, हमारे समाज में भी फीमेल को थोड़ी सी क्या रखा है, उनको सेपरेट रखा जाता है या उनको थोड़े पर्दे में रखे जाते हैं, क्योंकि वो उतना बाहर से नहीं जा पाते जितना मेल कहीं इधर उधर घूम टहल लेते हैं। यहाँ पर देखिए फीमेल को भी बीच में बड़ा सेविंग करके उसको रखा जाए ताकि फीमेल पर किसी प्रकार को दिक्कत न हो सके। आइए समझते हैं। देखिए ये सबसे ऊपर में क्या है, वर्तिकाग्र है। सबसे बाहर में क्या देख रहे हैं आप लोग, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। एक एक लेटर को, एक एक वर्ड को आप ध्यान देंगे, स्टिग्मा इसको बोलेंगे। क्लियर, स्टिग्मा। सबसे बाहर में ऊपर साइड में क्या देख रहे हैं आप लोग, वर्तिकाग्र, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। और फिर ये देख पा रहे हैं इसी का फीमेल पार्ट्स ये भी है, ये इनको क्या बोलते हैं बाबू लोग, इसको बोलेंगे वर्तिका, इसको वर्तिका बोलेंगे। और इसको इंग्लिश में स्टाइल, जैसे स्टाइल में खाना है इसलिए इसको बोल देंगे हम लोग स्टाइल, STYL। ये हो गए हमारे स्टाइल। और सबसे नीचे में फुला हुआ भाग देख पा रहे हैं, ऐसे पूरी तरीके से फुला हुआ, ये हमारा क्या है, अंडाशय। ये है अंडाशय। ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों क्लास के लिए है। क्लास बाइलिंगुअल हम पढ़ा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अंडाशय जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओवरी। पूरे चैप्टर को हम पढ़ाएंगे बाइलिंगुअल, कहीं से आपको दिक्कत ही नहीं लगेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे। ये अंडाशय है जिसको ओवरी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ओवरी। तो ये हमारे पौधा है। एक पौधे में कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। इसको समझने के लिए मैं यहाँ एक जगह लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा हमको बताइएगा सबसे ऊपर में। चलिए बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक प्लांट के कितने पार्ट्स होंगे, 4। सॉरी मिस्टेक हो गया। एक फ्लावर के कितने होंगे, 4 भाग। एक फ्लावर है, इसमें 4 भाग है। 4 को अगर अच्छा से समझेंगे तो आगे की प्रोसेस समझाने के लिए हमको बहुत आसान पड़ेगा। हम एक जगह इसको लिख दे रहे हैं। सबसे पहले क्या देखें आप कि सबसे बाहर में देख रहे हैं सर कैलिक्स है। सबसे बाहर में क्या देख रहे हैं, कैलिक्स है। इसके बाद रंगीन भाग है जो कलरफुल पार्ट्स है, उनका नाम क्या है, कोरोला है। क्या नाम है, कोरोला। थर्ड में आप देख पा रहे होंगे कि ये नर भाग है, जो पीला पीला कलर में देख रहे हैं, परागकोश परागकण पुंजन। तो ये पौधे का नर भाग है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में पुमंग बोलते हैं। समझने की कोशिश करेंगे, पुमंग बोलते हैं। पुमंग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंड्रोइसियम बोलेंगे, एंड्रोइसियम बोलेंगे। बहुत बढ़िया, एकदम इसको नोट्स करते चलेंगे बढ़िया से बैठ करके। पुमंग यानी एंड्रोइसियम। थर्ड, फोर्थ पार्ट्स में आप देखिए, चौथे भाग जो बीच में सबसे है, ये बीच वाले भाग को क्या बोल रहे हैं हम लोग, बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे, जयांग बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे, जयांग बोलेंगे। ये बीच वाले भाग को जयांग बोलेंगे। इंग्लिश में अगर इसका बात करें हम लोग तो गाइनोइशियम बोलेंगे, गाइनोइशियम बोलेंगे। नो प्रॉब्लम, नो कोई दिक्कत नहीं। एक बात और समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आते, ध्यान समझिएगा। सबसे बाहरी जो है जिसको बाह्य दलपुंज बोलते हैं हिंदी में, बाहर में, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, बाह्य दलपुंज। सबसे बाहर वाले को बाह्य दलपुंज बोलते हैं। लेकिन बाह्य दलपुंज तो ये भी है, बाह्य दलपुंज ये भी है, बहुत सारे उसमें देखे होंगे आप लोग 4, 5, 6 ऐसे करके पकड़े हुए रहते हैं उड़हूल वगैरह में। अगर हम एक को निकाल के बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, बहुत सारे पार्ट्स है। लेकिन अगर हम इसमें से एक ग्रीन पार्ट्स को निकाल लें उसे हम लोग सेपल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेपल। याद रखेंगे, इसको सेपल बोलेंगे। अगर कोई पूछा जाए यूनिट ऑफ कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज की इकाई को क्या बोलेंगे तो सेपल। यानी ये क्या है सब, ये इकाई है। इकाई दैट मींस यूनिट की अगर हम बात करेंगे यूनिट तो सेपल। तो सबका एक यूनिट होती है जो याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद हो भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, समझ लीजिएगा। अगर कोरोला है यहाँ, अगर कोई पूछे कि सर कोरोला के यूनिट को क्या बोलेंगे, कोरोला के यूनिट को क्या बोलेंगे, तो कोरोला को समझते हैं। पहले इसको इंग्लिश में दलपुंज बोलेंगे। जैसे कैलिक्स को बाह्य दलपुंज, कोरोला को बोलेंगे दलपुंज, इसको बोलेंगे दलपुंज। और अगर दलपुंज की इकाई की हम बात करेंगे तो इसको बोलेंगे पेटल। देखो कितना करना है, आसान है इसको याद करना। प से पेटल और प से पंखुड़ी, क्योंकि ये जो फूल वाले भाग होते हैं जो कलरफुल होते हैं उसको पंखुड़ी भी कहते हैं। गुलाब का पंखुड़ी देखे होंगे आप लोग, कमल का पंखुड़ी है तो पंखुड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं, इसलिए याद करना आसान हो जाएगा। दलपुंज की इकाई को पेटल कहते हैं, पेटल प से पंखुड़ी भी होते हैं। चलिए, जैसे नर भाग, तीसरा नंबर में नर भाग, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पुमंग बोल रहे हैं, इसको इंग्लिश में एंड्रोइसियम बोल रहे हैं। अगर कोई पूछेगा सर इनके एक इकाई को नाम बताइए,
यानी नर भाग तो बहुत सारे, ये भी नर है, ये भी नर है, इसमें हम 4 डायग्राम देखे जो नर भाग है। एक को क्या बोलेंगे, अगर एक की बात करना होगा तो उसको बोलेंगे पुंकेसर। एक को क्या बोलेंगे, पुंकेसर। चलिए यहाँ पर जगह नहीं, थोड़ा आगे बढ़ा के लिख देंगे। एक को क्या बोलेंगे, पुंकेसर। अगर एक की कोई बात पूछेगी, पुमंग है, इनके एक यूनिट को क्या कहते हैं, एक यूनिट को बोलेंगे पुंकेसर। एक यूनिट को क्या बोलेंगे, पुंकेसर। अंग्रेजी में अगर इसकी बात होगा हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसे याद रखना है आप लोगों को, इसे हम लोग एस्टामेन बोलते हैं, STAMEN, एस्टामेन। चलिए चारों का यूनिट आपको याद करना है। पहला बाह्य दलपुंज का यूनिट सेपल, दलपुंज का यूनिट पेटल, पुमंग का यूनिट पुंकेसर और जयांग का यूनिट स्त्रीकेसर। अब कौन भाग बच गया, जब नर भाग बन चुके हैं पौधा में, अब कौन बच गया, मादा भाग। याद रखेंगे जयांग, और इस जयांग को हम लोग एक यूनिट की बात करेंगे तो इसके एक यूनिट को स्त्रीकेसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्त्रीकेसर। बताएंगे आप लोग, ये कलर आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं, उम्मीद है कि देख पा रहे होंगे। स्त्रीकेसर, नर भाग को पुंकेसर, मादा भाग को स्त्रीकेसर, और इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कार्पल बोलेंगे। चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को नो डाउट, किसी को समस्या नहीं होगा, जल्दी से उतारेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। फटाफट लिखते चलेंगे। चलिए दिख पा रहे हैं, पीला वाला में लिखे हैं पुमंग यानी एंड्रोसियम, एंड्रोसियम की इकाई को पुंकेसर बोलेंगे, उसको इंग्लिश में लिखे हैं एस्टामेन। चलिए बहुत बढ़िया, आइए समझिए। आगे हम देखते हैं, ये सब डायग्राम हटा रहे हैं, बस एक एक करके अब आपको पार्ट्स निकाल के बाहर दिखा दे रहे हैं कि नर भाग कैसे होते हैं, मादा भाग कैसे होते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ देखेंगे, थोड़ी सी अब बात करेंगे। एक प्लांट के नर भाग में क्या क्या होते हैं, मादा भाग में क्या क्या होते हैं, समझिए। अभी मैंने बोला कि पौधे का नर भाग जो होते हैं, नर भाग यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मेल पार्ट्स, प्लांट का मेल पार्ट्स की अगर हम बात करें, मेल पार्ट्स, इसमें क्या क्या है, नर भाग क्या क्या मिलकर बने हुए हैं। अगर पौधे के नर भाग की बोले, इसमें 3 चीज होते हैं। पहला पुंकेसर, नर भाग में क्या क्या होते हैं समझेंगे। पहला पुंकेसर, दूसरा फर्स्ट हो गया पुंकेसर, दूसरा हो गया, एक मिनट मिस्टेक हो रखिएगा, परागकोश, परागकोश। पुंकेसर पिक्चर में तीनों को मिला के बोलेंगे। पहला भाग हो गया परागकोश, सेकेंड हो गए परागकण, परागकण, और थर्ड वन आपका क्या हो गया बताइए, परागकोश, परागकण और पुतंतु। जब हम तीनों को मिला देंगे, अगर ये तीनों को अगर हम लोग एक साथ मिला दें तो ये क्या बन जाएंगे बताइए, पुतंतु। ये तीनों को अगर मिला देंगे तो बन जाएगा पुंकेसर यानी नर भाग होगा। हेडिंग है नर भाग यानी मेल पार्ट्स। मेल पार्ट्स में क्या क्या होते हैं, एक परागकोश होगा, एक परागकण होगा और एक पुतंतु होंगे। सबका इंग्लिश लिखते चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। परागकोश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग बताइए, परागकोश को एंथर बोलेंगे, सबसे एंथर ऊपर में होगा एंथर। परागकण को क्या बोलेंगे, पोलेन ग्रेन, पोलेन ग्रेन। ये हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए बहुत ही बेहतरीन है, कि वो परेशान रहते हैं कि सर हिंदी मीडियम को पढ़ाने वाला, पूरे यूट्यूब पर जल्दी हिंदी मीडियम को पढ़ाने वाला आपको नहीं मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, बहुत टीचर भी हैं, बट इंग्लिश मीडियम और मेरा बाइलिंगुअल है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों समझा रहे हैं, दिक्कत नहीं होंगे। परागकण पोलेन ग्रेन, पुतंतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलेंगे। अच्छा एक बात समझते हैं, अगर ये तीनों को मिला दे रहे हैं परागकोश, परागकण, पुतंतु, तो जा करके मेरा एक पार्ट्स बन जाता है जिसको नर भाग बोलते हैं। यानी तीनों को मिला करके क्या है, पुंकेसर है। अब तो बात समझ आ ही चुका होगा सर पुंकेसर क्या है, एक पुंकेसर में क्या क्या होते हैं। एक पुंकेसर में परागकोश, परागकण और पुतंतु होते हैं। ये पुंकेसर है जिसको हम लोग एस्टामेन बोल रहे हैं, नो डाउट, नो डाउट। अगर एक एस्टामेन की अगर हम डायग्राम की बातें करें तो थोड़ा इस तरीका से इसको समझने का प्रयास करेंगे। इनका जो स्ट्रक्चर होती है बाइलोब्ड होती है। कैसे होते हैं, बाइलोब्ड होती है। इस तरीके से 2 चेंबर होते हैं, इसमें द्विपाली होती है, ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के होते हैं ये एक ही है, ये 2 नहीं, ये क्या है, एक ही मिला करके हैं। समझते हैं इसमें क्या क्या है, समझते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये परागकोश है, ये जो आप लोग परागकोश एंथर लेते हैं, यानी दैट मींस ये क्या है आपका एंथर हुआ, ये हो गया एंथर। ये क्या है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कण होते हैं, जिसको हम लोग परागकण बोलते हैं। ये परागकण होते हैं, यही नर भाग होती है पौधे का, मुख्य रूप से नर युग्मक यही परागकण है। ये जो परागकण है
इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं हम लोग? पोलेन ग्रेन। अब बायो पढ़ रहे हैं और सिर्फ हिंदी मीडियम में खोलेंगे तो हो नहीं पाती, इसलिए बाइलिंगुअल की कोशिश कर रहे हैं और आप भी पढ़िए, दोनों लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते चलेंगे बेहतर होगा। एंथर पोलेन ग्रेन और सबसे नीचे जो डंठल रूप में दिख रहे हैं ये हो गया पुतंतु यानी फिलामेंट। वाह बहुत अच्छा। अब जब तीनों मिला दिए तो आपका हो गया स्टामेन, यानी स्टामेन का मैं नाम भी लिखे और स्टामेन का फिगर के साथ दिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। बताइए चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। और ये नर भाग हुआ, इसी प्रकार हम मादा भाग की हम बात करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम हटा रहे हैं इसे। अगर अब हम देखें एक मादा भाग में क्या होगा, तो मादा भाग बीच में होती है, फ्लावर के बीच में रानी होती है ना। ऐसे भी जो राजा की रानी होते हैं उनको थोड़ा सा सेफ्टी में लोग रखते हैं, घर से बाहर महल से बाहर जल्दी नहीं जाने दिया जाता, बहुत ही निडी काम के लिए हो जाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ है कि यहाँ पर जो फ्लावर के भी मादा है वो बीच में उनको रखे जाते हैं हिफाजत के साथ। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर अगर हम एक फीमेल पार्ट्स को ड्रॉ करें तो एक फीमेल पार्ट्स को थोड़ा साफ समझिए, इस तरीके से थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर दे रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या क्या है, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पर अगर हमने हेडिंग की बात करें, हेडिंग क्या है सर? तो मादा जननी। और नर की बात की ये मादा है यानी मादा अंग है। पुष्प का मादा अंग, पुष्प का मादा अंग यानी फीमेल पार्ट्स है। ये क्या है आपका? फीमेल पार्ट्स, फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। एक फ्लावर का फीमेल पार्ट्स में क्या क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत बेहतरीन याद भी करते चलना है, क्योंकि अगर आज याद कर लेंगे ये हमेशा हमेशा के लिए आपका काम आएगा। समझिए सबसे ऊपर में भी आपने क्या देखा था, ये स्टिग्मा है, आपका हिंदी लिखा हुआ है इसलिए इंग्लिश में लिख रहे हैं स्टिग्मा, जिसको वर्तिकाग्र बोलेंगे। ये जो स्टाइल में खड़ी है ना ये, इसीलिए इसका स्टाइल नाम होता है, ये स्टाइल है। और ये सबसे नीचे फूला हुआ भाग है, दैट इज द ओवरी। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके हैं कि एक प्लांट में 4 पार्ट्स, सॉरी फूल में 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, फिर बोलिए पुमंग और जयांग। बाह्य दलपुंज में आपने क्या देखा, बस रिमेंबर कीजिए, बाह्य दलपुंज में आपने क्या देखा कि बाह्य दलपुंज हरे रंग के होते हैं, उसके एक इकाई को सेपल कहेंगे। दलपुंज आपने देखा रंगीन होते हैं, उनके एक इकाई को पेटल कहते हैं। फिर आपने क्या देखा, पुमंग देखा, नर भाग पुमंग देखा, उसके एक इकाई को क्या बोलेंगे, पुंकेसर, यानी पुमंग के एक इकाई को पुंकेसर। एक पुंकेसर कितने अंग से मिलकर बने हैं, तो 3। कौन कौन हो गया, सबसे ऊपर परागकोश, फिर परागकण, फिर पुतंतु, यानी एंथर, ऊपर में एंथर, उसके अंदर जो पाए जाने वाले पोलेन ग्रेन, और इसके बाद जो डंठल लगे हैं दैट इज फिलामेंट। ये हो गया नर भाग। आइए मादा भाग में देखें तो जयांग बोलेंगे, इसको जयांग बोलेंगे। कुल मिला के अगर एक जयांग होगा, एक यूनिट होगा, एक को क्या बोलेंगे बताइए, हम लोग एक को इसको बोलेंगे मादा, सॉरी स्त्री केसर। अब एक स्त्री केसर में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओटी। चलिए अगर समझ में यहाँ तक आ रहे हैं तो थोड़ी सा आप लोग सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में बताइए, जानकारी दीजिए, क्लास बेस्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए समझिए, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक फ्लावर का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बने हुए हैं, और इस डायग्राम को बस सरसरी निगाह से हम लोग देखेंगे क्योंकि सब हम बता चुके हैं। चलिए सबसे पहले हमने देखे ये जो ग्रीन कलर के साइड में है यही आपका हो गया सेपल, आप देख पा रहे हैं सेपल। और जो ये रंगीन भाग है, ये रंगीन कलरफुल पार्ट्स होते हैं, दैट इज द पेटल, दलपुंज का ये पार्ट्स है। और ये बहुत सारे मेल पार्ट्स हैं, बहुत सारे मेल पार्ट्स हैं, इसमें देखिए फीमेल एक है। बड़ी अजीब सी नहीं लग रहा है आप लोग के, क्या सर इस प्लांट में मेल तो बहुत हैं, बहुत संख्या में है। और इसके अंदर पोलेन ग्रेन की बात करें जिसको परागकण बोलते हैं, वो तो लाखों करोड़ों में होते हैं, लेकिन मादा एक होती है। आप बोलिएगा सर तो निषेचन के कितने परागकण की जरूरत पड़ती है, मादा एक है और नर यहाँ लाखों की संख्या में है, तो पता चलेगा कि इनको मात्र एक ही परागकण की जरूरत होती है, मात्र एक परागकण की जरूरत होती है। फिर भी इनके पास बनते ज्यादा क्यों है, क्योंकि इनको किसी न किसी माध्यम के द्वारा एक जगह से परागकण को उड़ करके दूसरे के पास जाना पड़ता है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। और मीडियम में तभी जा पाएगा जब ज्यादा मात्रा में रहेंगे, अगर इक्का दुक्का रहेंगे तो सही जगह पर सही पोजीशन पर परागकण नहीं जा पाती है, इसके चलते यहाँ दिक्कत हो जाते हैं। इसलिए इनको मेल पार्ट्स ज्यादा बनना पड़ता है, फीमेल पार्ट्स कम बनते हैं। थोड़ा इस पर हम लोग बाद में भी चर्चा करेंगे, फिलहाल समझिए अगर एक फ्लावर के सभी भाग हम लोग जान चुके हैं।
बीच में मादा भाग है, मादा भाग में सबसे ऊपर में देखिए स्टिग्मा है, ये बाकी स्टाइल, और नीचे में हमारा ओवरी है, ओवरी आप देख पा रहे हैं। जिस डंठल से फूल लगे हुए हैं दैट इज थैलेमस, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाता है, थैलेमस हो जाता है। चलिए हम इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें चीज, अगर ये कह रहा है क्या कि होम्स एंड गार्डन, आप कहीं भी जाते हैं जगह देखे होंगे बहुत सारे प्लांट लगे हुए रहते हैं और उस प्लांट को आप अच्छा से स्टडी कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा होता कि कौन नर भाग है, कौन मादा भाग है, इसमें है क्या। लेकिन जब पढ़ेंगे आप सीनियर क्लास में तो आपको पता चलेगा कि प्लांट में मेल भी होते हैं, प्लांट में एक फीमेल भी होती है। चलिए यहाँ पर क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 स्टेप में इसको हमको पढ़ना है, पूरे प्लांट की कहानी को, रिप्रोडक्शन को 3 स्टेप में पढ़ना है। पहला तो हो गया प्री फर्टिलाइजेशन, अभी निषेचन हुए नहीं है, अभी निषेचन हुए नहीं है, निषेचन से पहले क्या क्या प्रोसेस है उनको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, जब निषेचन हुआ तब क्या होगा, इसके बाद पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं घटेगी, कौन कौन सा इवेंट्स होगा। देखिएगा फूल जब फुला जाते हैं तो बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं, खूबसूरत दिखते हैं। 3-4 दिन के बाद देखिएगा फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मायूस हो जाता है, चुरमुरा जाता है प्लांट फूल, तो हम लोग लगते हैं यार शायद प्लांट डिस्ट्रॉयड तो नहीं हो गया, नुकसान तो नहीं हो गया फूल, लेकिन कुछ नुकसान नहीं होता है। इसका एक नेचर है कि जब स्टार्ट में फ्लावरिंग हुआ है तो बहुत खूबसूरत दिखेगा, कुछ समय के बाद मुरझा जाएंगे। मुरझाना वही इंडिकेट करता है उसमें फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, और जैसे देखिएगा 2 दिन के बाद उसमें छोटे छोटे से कोढ़ी निकल आ चुके हैं, थोड़े थोड़े से बड निकल आ चुके हैं। कुछ समय के बाद लगेगा ये तो टिकोरा है, जैसे आम में टिकोरा आप लोग कहते थे। फिर कुछ दिन के बाद देखिए बड़ा होने लगा है, यानी ओवरी डेवलप करेगा और फ्रूट बना लेगा। आई बात समझ में? तो आइए हम लोग देखते हैं। अब इतनी कहानी के बाद थोड़ी सी आगे हम लोग को पढ़ना है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, ये पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं हम लोग क्या क्या है, क्या क्या है इसको समझते हैं। ये थोड़ी सी कहानी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि आप समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। समझते हैं, देखिए एक जो मेल पार्ट्स होती है, आज हमारा जो हेडिंग होगा सिर्फ ये होगा कि आप अभी के क्लास में स्टामेन देखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम देखेंगे और पोलन ग्रेन देखेंगे। ये तीनों टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक, एक ही साथ आपको समझ में आ जाएगा। जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर फीमेल पार्ट्स में चलेंगे, ये मेल पार्ट्स हम लोग देख रहे हैं। आइए सबसे पहले अभी आपने देखा कि सर ऐसे सिंपल सा ये जो होता है एंथर होती है, एंथर एक क्या है, एंथर एक पाउच है जिसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन होती है, उसी को एंथर कहा, जिसको परागकोश, कोश माने थैला, एक थैला है परागकोश जिसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन होते हैं। तो जब स्टार्टिंग दौर में देखा गया, जब हम पढ़ रहे तो लगा कि परागकोश ऐसे है, इसको हमने क्या किया कि माइक्रोस्कोप इस पर डाला, अब माइक्रोस्कोप लगा के देखा गया तो पता चला कि ना ऐसे नहीं है, बल्कि ये ऐसे बाइलोब्ड है। तो आज बात आपको समझ में आया कि जो आपका इस पुंकेसर है ये इस तरीका से होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम रखा गया बाइलोब्ड। याद रखेंगे आप, बिल्कुल समझते चलेंगे। द्विपाली यानी 2 पाली का है, इसमें 2 पाली है, देख पा रहे हैं आप लोग। अब बीच में एक मोटा सा टिश्यू होता है, और क्वेश्चन में एग्जाम में एनसीईआरटी में पूछ जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा है, जैक में भी पूछे गए हैं और ये नीट लेवल में पूछ जाते हैं कि इसमें जो बने हुए बीच का टिश्यू है ये किस प्रकार के टिश्यू से बनी हुई रहती है। इसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। एकदम पानी वगैरह पी लिया कीजिए, आराम से बैठिए पढ़ने के लिए, रफ कॉपी लीजिए और उसको लिखते चलिए। जितनी आप लिखेंगे आपको हमेशा हमेशा याद हो जाएगा। ये कनेक्टिव टिश्यू है बीच वाले, और इसके में आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे क्या रहेंगे, परागकण रहेंगे। लेकिन अभी थोड़ा इमेज कीजिए, थोड़ा इमेज करिए। अभी तो लग रहा है कि ऐसे परागकण इसमें पूरा भरा हुआ होगा, नहीं ऐसे नहीं होते हैं। अब हमारे वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं कि इसको काट करके देखा अंदर से रियल में क्या है। जब इंटरनल पार्ट्स को इसको देखा गया तो ये ऐसे नहीं, कुछ और हमें स्ट्रक्चर देखा। कैसे स्ट्रक्चर देखा, थोड़ा सा उसको हम इमेज को दिखा रहे हैं आप लोग के, एक अलग डायग्राम बना करके, थोड़ा सा समझिएगा। इससे हम देखें तो ये कुछ इस प्रकार आपको दिखा। देखिए कैसे दिखेंगे।
ये जो हम लोग के ऐसे सिंबल देखने में लग रहे थे कि हमारा जो प्राकोष होगा सिंपल सा ऐसे दिख रहा था कि इस तरीके से बाइलोब्ड है ना, लेकिन यार रियल में ऐसे नहीं होते हैं। ये जब इसको स्टडी किया गया तो पता चला कि ये प्रत्येक पाली में इस 2 पाली में हम बनाए थे यहाँ पर, प्रत्येक पाली में है ना 4 यानी 2 प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु ध्वनि होती है, प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु ध्वनि होती है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं। इसका मतलब जो रियल में हम लोग ऐसे बना के काम चला रहे थे वो रियल नहीं था, इसमें से पराक्रम को दिखा दे जा रहे थे बचपन क्लास में, क्योंकि उसमें आपको ये पता नहीं था, आप उस समझने लायक नहीं थे, इसके चलते शिक्षक ये नहीं समझाते थे कि इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है। लेकिन अब तो आप सीनियर क्लास में आ चुके हैं, अब आपको स्टडी के पार्ट्स को करना है, ध्यान से समझिएगा। ये इस तरीका से स्ट्रक्चर में होते हैं और इनको जो कहा गया, ये जो है आपका स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, इसी स्ट्रक्चर को क्या कहा गया, लघु बीजाणु ध्वनि, लघु बीजाणु ध्वनि। इसको क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु ध्वनि। अगर आपसे पूछा जाए एक पुंकेसर में, एक पुंकेसर ये हुआ, एक नर भाग है, कि कितने लघु बीजाणु ध्वनि होते हैं, आपका जवाब होगा 4। यानी इसको टेट्रा स्पोरेंजियम कहते हैं। टेट्रा माने 4 हो गया और स्पोरेंजियम यानी टेट्रा स्पोरेंजियम, इसको चतुष्कोणीय के नाम से जाना जाता है। अभी देख रहे थे द्विपाली था, 2 था सिर्फ, लेकिन जब ये 4 लघु बीजाणु ध्वनि बन जाएंगे तो इसको बोलेंगे क्या बोल देंगे इसको, चतुष्कोणीय बोलेंगे, चतुष्कोणीय यानी टेट्रा स्पोरेंजियम, टेट्रा स्पोरेंजियम की कहानी है। ध्यान से समझने के प्रयास करेंगे, आपको एक बात याद हो जाएंगे, लिखे हुए भी समझ में आ जाएंगे। थोड़ी सी अगर दिख पा नहीं रहे प्रयास कीजिएगा, हम बोल रहे हैं 2 बार 3 बार टेट्रा स्पोरेंजियम। अब तो समझ में आ गया कि हमारा पुष्प का जो परागकोश है वो ऐसे नहीं ऐसे होते हैं। जब इसको काट करके देखा गया और बारीकी से स्टडी किया गया तो पता चला कि इसमें लघु बीजाणु ध्वनि है, 4 लघु बीजाणु ध्वनि है और इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अब बताइए एक पुष्प में बहुत सारे परागकोश हो सकते हैं, लेकिन एक परागकोश में कितने लघु बीजाणु ध्वनि हो जाएंगे, 4। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये लघु बीजाणु ध्वनि की कहानी मेरा कंप्लीट हो गया। बाकी ये पुतंतु वही है, फिलामेंट जिसको बोल रहे हैं, फिलामेंट बोल रहे हैं, और सभी मिलाकर के पुंकेसर यानी नर भाग है। एक नर भाग में लघु बीजाणु ध्वनि की संख्या 4 होंगे। अब थोड़ी सी और ध्यान से समझिएगा, जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे थे हम लोग, इनको अगर हम हटा दें थोड़े समय के लिए तो आप यहाँ समझिएगा, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना है, जो बारीकी से आप समझ रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर इनको देखा जाए तो ये इस फॉर्मेट में होते हैं, है ना, ये थोड़ा इस फॉर्मेट में होते हैं, इस तरीका से ये होते हैं। और अगर यहाँ पर हम एक बात करें, इस तरीका से परागकोश मेरा होता है। ये ना मल्टी लेयर्ड होती है, बहुत सारे इसमें लेयर हैं, मल्टी लेयर होते हैं। ऐसा जब हम 2 लेयर बता रहे हैं, अब इसको एक को बाहर निकाल कर स्टडी करेंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को। जब इसको माइक्रोस्कोप बड़ा सा लगा कर देखा गया तो कुछ ऐसे दिखने लगा एक परागकोश, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं, लघु बीजाणु ध्वनि बोल रहे हैं। ये लघु बीजाणु ध्वनि है और इस लघु बीजाणु ध्वनि को आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर में दिख पा रहे हैं, है ना। तो ये हो गया आपका लघु बीजाणु ध्वनि, लघु बीजाणु ध्वनि। लघु बीजाणु ध्वनि का मतलब क्या हुआ, जो पौधे का परागकोश तैयार होता है तो टेट्रा स्पोरेंजियम में होते हैं, बहुत सारे इसमें स्पोरेंजियम होते हैं, इसके अंदर परागकण बनते हैं, इसके अंदर परागकण रहेंगे। अब हमारे वैज्ञानिक लोग क्या क्या अभी भी नहीं माने, क्योंकि ना इसको और बड़ा करके देखते हैं, और बड़ा करके देखते हैं, इसके अंदर क्या निकल रहे हैं, तो और पावरफुल माइक्रोस्कोप लगा के देखे तो आप बात को समझिएगा। एक यहाँ से माइक्रोस्पोरेंजियम को मैंने निकाले, जब एक को निकाले तो एक को जब हम बाहर निकाल के देखे तो एक में 4 लेयर दिखाई दिया, कितने, 4। यानी जो लघु बीजाणु ध्वनि है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें 4 लेयर होते हैं, बोले तो मल्टी लेयर होते हैं। पता चला इसमें एक नहीं बल्कि 4 लेयर होते हैं। ध्यान से समझेंगे आप लोग, बहुत ही बारीकी से समझिएगा। ये कलर आपको नहीं दिख पा रहे, चलिए ये आपको कलर व्हाइट दिख पा रहे हैं, बताइएगा। इसके बाद इस पर उन्होंने देखा क्या, ये तो मल्टी लेयर होते हैं। तो एक लघु बीजाणु ध्वनि में 4 लेयर होते हैं, कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। आप बात को समझेंगे, याद भी रखेंगे, ये 4 लेयर होते हैं।
मल्टी लेयर होते हैं और सबका अलग अलग नाम है, सबका एक अलग अलग काम भी है, ध्यान से समझिएगा। जो सबसे बाहर में है इसको क्या बोलते हैं, सबसे जो बाहर में है, इसके बाद सबसे अंदर में है। एक एक पार्ट्स को आपको याद रखिएगा। सबसे बाहर वाले एरिया को बोलते हैं एपिडर्मिस। ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस माने बाह्य त्वचा, सबसे बाहर की ओर रहेगा। यानी एक लघु बीजाणुधानी के सबसे बाहर में क्या है, एपिडर्मिस। ऐसे यहाँ दो लेयर दिखा है, लेकिन दो लेयर में मल्टी लेयर होती है, यहाँ समझिएगा। एपिडर्मिस, इसके बाद एंडोथेसियम, इसके बाद एंडोथेसियम, एंडोथेसियम, इसके बाद मिडिल लेयर, इसके बाद क्या रहेंगे, मिडिल लेयर भी बोल सकते हैं इसको, मिडिल लेमेला भी लिखे जाते हैं, मिडिल लेमेला। और इसके बाद सबसे अंदर में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यहाँ पर देखिएगा, ये जो है दैट इज टेपिटम। टेपिटम। अच्छा एक बात बताइए, अभी पोलन ग्रेन बन कहाँ रहे हैं, बन तो रहे यहाँ पर, बन तो रहे, बहुत सारा यहाँ पर बन रहे हैं पोलन ग्रेन। लेकिन इस पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, पोषण न्यूट्रिशन कौन दे रहा है। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्लांट में, प्लांट से रिसीव कर करके बहुत सारे पोषक तत्वों को, खाद्य पदार्थ को इस पोलन ग्रेन को दिया जाता है, तब जाके पोलन ग्रेन बनते हैं। तो इस पोलन ग्रेन को पोषण में कौन मदद करते हैं, बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे, टेपिटम। पौधे को पोषण कौन दे रहा है, टेपिटम। टेपिटम, टेपिटम पोषण का काम कर रहा है, याद रख लेंगे, मैं लिख रहे पोषण। तो पौधे को पोषण कौन देता है, टेपिटम। सोचिए कितना हिफाजत से सब बन रहे हैं। सबसे बाहर भाग 3 लेयर दिख रहे हैं, ये 3। ऐसे तो अलग अलग वर्क है, लेकिन आप इसको सिंपली समझ लेंगे कि बाहर जो 3 लेयर हैं इनका काम है डेहिसेंस में। क्या है डेहिसेंस, प्रस्फुटन। क्या है प्रस्फुटन, प्रस्फुटन का मतलब हुआ जब ये परागकण तैयार हो जाएंगे तो इनको ब्रेक डाउन होना पड़ता है। जब ब्रेक डाउन होंगे, बाहर परागकण यहाँ से निकलेंगे, तब तो किसी न किसी माध्यम से किसी दूसरे पौधे के मादा भाग तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये तो नर भाग है, बन तो यहाँ रहे हैं। ऐसे अभी फिलहाल आप यहाँ से समझते चल रहे हैं कि एक पराग मेल पार्ट्स हो गया, पुंकेसर हो गया, फिर आपने देखा कि सर द्विपाली होते हैं, बाद में स्टडी ऐसे किए, बाद में आपने कहा कि ना सर द्विपाली तो है, लेकिन दोनों में देख रहे हैं कि चेंबर होते हैं कई को। तो आपने देखा कि सर दोनों ही लोब में दो लघु बीजाणुधानी होते हैं। तो कुल मिलाकर पूछ देंगे कितने लघु बीजाणुधानी हो गए, तो आप बताएंगे सर लघु बीजाणुधानी 4 हो गए, इसमें 2 और इनमें भी 2, कितना हो गए 4। ऐसे 4 को मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बनाए हैं। अगर आप ऐसे पढ़ें एक एक चीज करके तो हमें लगता है कि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। हम यहाँ से एक को बाहर निकाले तो एक लघु बीजाणुधानी में कितना देखे, 4 लेयर देखे, सबका अपना स्पेशल काम है। सबसे बाहर जो होती है सुरक्षा का कार्य करती है, बाहर एपिडर्मिस मैंने यहाँ लिखा, एपिडर्मिस, इनका काम क्या कर रहा है, याद रखिएगा, ये सुरक्षा का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करता है। बात समझ में आ रहा है, ये सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन का कार्य करता है, प्रोटेक्शन। अगर बाहरी चोट, बाहरी कोई दबाव है तो उससे बचाने का काम कर रहा है आपका एपिडर्मिस। कौन, एपिडर्मिस। अब हम अगर बात करें थोड़ी सी, इसके बाद जो एंडोथेसियम में है, ये एंडोथेसियम वाला पोर्शन, ये इसका मुख्य काम डेहिसेंस में है, जो तोड़ देती है। और बाद में चल करके धीरे धीरे एंडोथेसियम गायब हो जाती है। जब ये परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है परागकोश, तो एंडोथेसियम धीरे धीरे गायब हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि बताइए कौन सा लेयर या कौन सा पार्ट्स हो जाती है परागकोश का, जो बाद में चल करके मैच्योर के बाद वो क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, कंप्लीट रूप से खत्म हो जाती है। तो आपका सही जवाब होगा एंडोथेसियम। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए यहाँ से बन गया। अब थोड़ी सी और पावरफुल मिस्टेक हुआ। अब इसके बाद और पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ अभी परागकण आपका यहाँ है, छोटा सा है। अभी इस परागकण को हम यहाँ लाएंगे और इसको पूरा फोकस करेंगे माइक्रोस्कोप, और इसको बड़ा करके लार्ज करके देखेंगे। अब देखेंगे परागकण के स्ट्रक्चर कैसे होती है, परागकण कैसे होते होंगे। अभी तक आप परागकोश देख रहे थे, परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी देखे। अब लघु बीजाणुधानी के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे परागकण को देखेंगे कि परागकण में क्या क्या चीज है, परागकण कैसे होती है। जब पढ़ लेंगे तब मादा भाग में चलेंगे, फिर इस पन्ने से चमकाएंगे। लेकिन आज अब बने रहिए धैर्य के साथ। आज की क्लास में हम लोग पूरे लेक्चर को लेकर चलते, चाहे जितना तक हो सके,
ताकि अगर थोड़ा बहुत बचेगा तो हम एक पार्ट एक वीडियो में और उसको कंप्लीट कर पाएंगे। बट इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से समझिए। अब हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, अब हम पूरे पार्ट्स को नहीं लेंगे, बात को समझिए, हम इसी में बना रहे हैं क्योंकि डायग्राम अलग नहीं ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए थोड़ी सी आप यहां से समझिए। अगर हम एक बात आपसे कहें, क्या है सर, आप यहां से प्राकरण बने, एक प्राकरण को यहां मैंने निकाल लिया, अब देख पा रहे हैं व्हाइट कलर में एक प्राकरण को मैंने निकाला। अब इस पर क्या किए, इसको स्टडी करने स्टार्ट किए, इस पर माइक्रोस्कोप लगा कर देखें क्या है, क्या है ना। अब कंपाउंड जो बढ़िया वाला माइक्रोस्कोप है उसको लगाया तो क्या दिखा हम लोग कि सर ये जो है कुछ बड़ा जब इनलार्ज हुआ तो कहेंगे सर ये तो बाई लेयर्ड है, दोहरी संरचना की है, डबल लेयर्ड से बने हुए हैं, और पता चला कि कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। बात को समझे, यही है, कोई और तरह नहीं हम बना रहे हैं। इसी को एक पोलेन ग्रेन है और इसी पोलेन ग्रेन को हम बड़ा कर रहे हैं, पोलेन ग्रेन को, इसी पोलेन ग्रेन को हम क्या कर रहे हैं, इनलार्ज किए, इनलार्ज किए, मैग्नीफाई करके देख रहे हैं हम लोग कि क्या स्ट्रक्चर इसका कैसे, यहाँ से एग्जाम पूछ जाते हैं, क्वेश्चन मस्ट ने मैग्नीफाई किए इसको, ध्यान से समझिएगा। जब इसको बड़ा करके देखिए, थोड़ा और बड़ा किया, जब इसको थोड़ा और बड़ा किए तो ये क्या होता है कि बाहर में थोड़ी सी ऐसे बाहरी स्ट्रक्चर बन रहे हैं और एक इनर स्ट्रक्चर बन रहे हैं डबल लेयर में। फिर जब बारीकी से देखा गया तो बाहर में ये पता चला कि बाहर में एक कांटे जैसी संरचना दिख रही है, ऐसे कुछ कुछ बाहर में इस तरीके से बना हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये रंग बिरंगे होते हैं। जरूरत नहीं है कि सभी फ्लावर या सभी प्लांट के परागकण एक ही जैसे होंगे, ये अलग अलग डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं, डिफरेंट साइज होते हैं। कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं तो उसका परागकण बहुत छोटा होगा, कुछ पौधे बड़े होते हैं साइज में, उनका परागकण भी बड़े देखने को मिला है, कुछ में तो पंख भी देखने को मिला कि जैसे परागकण उड़ करके कहीं दूसरी जगह जा सके। आइए समझते हैं, ये दो लेयर में दिखाई दी और दोनों लेयर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो बाहरी लेयर है, इसको जो बाहर से जो लेयर दिखा, इसको नाम रखा गया बाह्य चोल, इसका नाम रख दिया गया बाह्य चोल। चोल कुछ है नहीं, चोल एक कोवर है जो बाहर से दिख रहा है, इसको बाह्य चोल है जो एक्साइन कहलाता है, इंग्लिश में इसको नाम जरूर याद रख लेंगे, और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो जैक का बड़ी पसंदीदा क्वेश्चन है, ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ध्यान से समझिएगा। एक्साइन इसको बोलेंगे, और जो अंदर वाला लेयर है, इंटरनल लेयर जो है, इसको क्या बोलते हैं, अंतःचोल, अंतःचोल। और बस नाम हिंदी में सिंपल सी है, याद रख लीजिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटाइन। चलिए उम्मीद करते हैं कि सब बेहतर समझ में आ रहा होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देख रहे हैं कैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले स्टडी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि एक नर भाग है, सिंपल ऐसा दिखता है, बाद में पता चला बाइलोब होती है, उसके बाद देखिए कि टेट्रास्पोरेंजियम होती है, चार, हर एक लोब में दो दो लघु बीजाणुधानी होंगे, यानी कुल मिलाकर के 4 लघु बीजाणुधानी हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 लघु बीजाणुधानी। एक लघु बीजाणुधानी को मैंने बाहर निकल के स्टडी किया तो देखा कि इसमें 4 लेयर है, चारों अपना अपना काम कर रहे हैं। सबसे बाहर में प्रोटेक्शन का कार्य कर रहा है, प्रोटेक्टिव लेयर है, इसके बाद एंडोथेसियम है ना, इसके बाद मिडिल लेमेला है, और दोनों का मुख्य कार्य क्या है कि डेहिसेंस में जब तैयार हो जाएंगे परागकण तो उसको बाहर निकाल करके निकालने में मदद करेगा। सबसे अंदर में टैपिटम, जिसका मुख्य काम है पोषण देना, भोजन देना, तभी जाकर के आपका परागकण मैच्योर हो पाएगा। अब हम इसको एक परागकण को बाहर निकाले हैं, एक परागकण को यहाँ बाहर निकाले हैं, और इस पोलेन ग्रेन को माइक्रोस्कोप लगा करके मैग्नीफाई करके उसको देख रहे हैं तो डबल लेयर देखा। थोड़ी और देखिए तो बाहर में एंजाइम, अंदर में इंटाइन। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बायोचोल बड़ी हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है, और जल्दी डिग्रेड नहीं होती है, जल्दी सड़ता गलता नहीं है। यही कारण है कि अध्ययन में कुछ ऐसे परागकण मिले हैं जिनकी क्या बोलते हैं, जो लंबे समय से हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, ऐसे जिसकी जिंदगी जल्दी खराब नहीं होती है, डिग्रेड नहीं होती है, खराब नहीं होती। इसके पीछे क्या रीजन है, साल 2 साल तक वो जीवित कैसे रह पाते हैं, ये खराब नहीं होते हैं, सड़ते गलते क्यों नहीं है, नॉन डिग्रेडेबल क्यों हो जाते हैं, बिकॉज ध्यान से समझिएगा। इसमें प्रोटेक्टिव बायोचोल जो है एंजाइम, इसमें केमिकल्स पाया जाता है, दैट इज स्पोरोपोलेनिन। स्पोरो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको याद रख लेंगे, स्पोरोपोलेनिन। अगर यहाँ आपको दिख नहीं पा रहे हो साइड में हो जाएगा, थोड़ा हम यहाँ लिख रहे हैं। इसमें जो बाह्य जो है वो है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या है, स्पोरोपोलेनिन समझ में आया,
क्या है स्प्रोपोलिन? समझ में आया? स्प्रोपोलिन एक केमिकल्स है, एक पदार्थ है जो प्राकृतिक जगत में बहुत ही कठोर पदार्थ मानी जाती है स्प्रोपोलिन, और इनसे बने हुए रहते हैं प्राकन का बाहरी लेयर। यही कारण है कि जल्दी सड़ता गलता नहीं है, लंबे समय तक सही रहता है। ये थोड़ा सा समझिएगा। लेकिन इंटाइन जो है अंदर के लेयर है, ये लेयर जो आप देख पा रहे हैं, ये दोनों सेम कलर में है, इसको थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं। जो इंटरनल लेयर है, ये इंटरनल आप जो ये देख पा रहे हैं, ये इंटरनल, ये अंतःचोल यानी इंटाइन होती हैं, और ये किस चीज से बनी रहती हैं? ये होता है सिंपल सा सेलुलोज और पेक्टिन रहता है। सेल्यूलोज रहते हैं और कुछ पेक्टिन रहते हैं, मतलब ये उतनी हार्ड नहीं है। ये पेक्टिन है, सेल्यूलोज और पेक्टिन है। स्प्रोपोलिन आपने यहाँ देखा, स्प्रोपोलिन। तो आपने क्या सीखा अभी तक कि जब एक परागकण है, इस परागकण को हम देखें कि कुछ दिया जाएगा कि हार्डनेस का क्या कारण है, कठोर का क्या कारण है कि ज्यादा कठोर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो गया, जिसमें स्प्रोपोलिन पाए जाते हैं और जिसके कारण ये हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है। अरे इतनी कठोर होती है, ध्यान से समझिएगा, किसी यहाँ से पूछे जाते हैं कि जल्दी पीएच तापमान यानी पीएच जो एसिडिक होगा या बेसिक होगा वो भी इसको खराब नहीं कर पाता है। मतलब अम्लीय में भी जीवित रह लेगा, क्षारीय में भी जीवित रह लेगा, साथ ही साथ हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेगा। बहुत हाई टेम्परेचर को जल्दी खराब नहीं होगा, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेगा। सोचिए, ये जल्दी खराब नहीं होते हैं स्प्रोपोलिन। यही कारण है कि इनके जीवाश्म को, इनके फॉसिल्स को बहुत लंबे समय बाद भी देखे जा सकते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। आगे हम बात करते हैं बायोचोल हो गया। अब तो प्राकन का यूज पढ़ाएंगे। प्राकन बहुत सारे यूज होते हैं हमारे दैनिक जीवन में। प्राकन बहुत ही पोषक तत्वों को रखता है, अब यही कारण है प्राकन के माध्यम से बहुत सारे हम लोग सिरप तैयार करते हैं, सिरप बनाते हैं। आपको पता होगा जो धावक होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनको प्राकन का स्पेशल प्राकन का टैबलेट दिए जाते हैं। क्यों? कि धावक जो घोड़ा वगैरह जो होते हैं, रेसिंग हॉर्स जो होते हैं, जो दौड़ते हैं, तो उनको प्राकन से बने हुए फूड दिए जाते हैं, पोषक तत्व दिए जाते हैं, ताकि उनके बॉडी में एनर्जी की कमी ना हो, ज़्यादा रेस्ट कर सके, थकावट महसूस ना हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन बनी रहती है हमारा प्राकन। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इससे बहुत सारे टैबलेट मेडिसिन बनाए जाते हैं, और ऐसे जनरली इंसानों के लिए तो कम, लेकिन रेसिंग हॉर्स वगैरह के लिए ज़्यादा ही दिए जाते हैं। आइए समझते हैं हम आगे। अब एक नर भाग को हम लोग यहाँ पर देखें, थोड़ा सा एनसीईआरटी का आपको लान के दिखाएं, आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ अभी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे थे, बस समझिए। आपका मेन टॉपिक हम कहाँ से चले थे? आपका टॉपिक था स्टामेन। आपने स्टामेन यानी पुंकेसर को मैंने समझा। फिर आपने माइक्रोस्पोरेंजियम टॉपिक देखा। माइक्रोस्पोरेंजियम जिसको लघु बीजाणुधानी देखे, आपने इसको भी समझा कि लघु बीजाणुधानी 4 होती हैं, एक ही प्रकोष्ठ में 4 होती है। इसी में अंदर काट के देखने के बाद 2 इसमें दिखेंगे और 2 अंदर लगेंगे, कुल मिला के 4 देखेंगे। इसके बाद पोलन ग्रेन, उसके अंदर प्राकन बने, आपने प्राकन को भी देखा। बस समझते चलिएगा। अब इसमें और भी कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी हम आगे बढ़ रहे हैं। बस याद रखिए बाइलोब्ड होती है और डाइथिकस होती है, दोनों में दो स्पोरेंजियम, इसलिए इसका नाम डाइथिकस रखा गया है। आगे चले, माइक्रोस्पोरेंजियम में देखिए इस फिगर को आप समझ चुके हैं। यहाँ पर एक लघु बीजाणुधानी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक 4 हो गए, और इस तरीके से बने रहते हैं। थोड़ी सी आगे हम चले तो आप देखिएगा, एक है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या है स्पोरोजिनस टिश्यू है या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? इसको लघु बीजाणु जनन है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु जनन। यहां समझते हैं हम लोग, देखिएगा लघु बीजाणु जनन क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन क्या है? करेंगे एज द एंथर डेवलप द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो म्यूटिक डिवीजन। जब वहां पर म्यूटिक डिवीजन होती है, और इस म्यूटिक डिवीजन के बाद वो माइक्रोस्पोर बनाते हैं, टेट्राड्स यानी 4 हो जाते हैं, चतुष्कोणीय मैंने बताया तो 4 हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर याद रखिएगा, अगर एक मेरे पास लघु बीजाणुधानी है, समझिए कितने लेयर से बने होते हैं? आपने बोला कि सर 4 लेयर से होते हैं, नो प्रॉब्लम, आप 4 लेयर बना लीजिए, 4th लेयर है। लेकिन सबसे अंदर जो यहाँ पर है डायरेक्टली स्पर्म तो मेल में होते हैं, अगर इसमें जो पोलेन ग्रेन है डायरेक्टली पोलेन ग्रेन नहीं बन जाते हैं, क्लियर? डायरेक्टली पोलेन ग्रेन नहीं बनते हैं। पोलेन ग्रेन बनने से पहले यहाँ पर एक सेल होती है,
पहले से इस पराकोष के अंदर एक सेल होती है जिसका नाम है स्पोर, यानी बीजाणु, लघु बीजाणु। एक्चुअल में लघु बीजाणु अलग है, लघु बीजाणु धानी अलग है। धानी का दी तो पूरे थैला हो गया लघु बीजाणु धानी, लेकिन इस लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु है। क्या है? लघु बीजाणु है। अभी एक्चुअल में पोलन ग्रेन यानी परागकण बने नहीं है, अभी परागकण बने नहीं, कोशिका है। और जो ये कोशिका है, यही कोशिका का नाम है लघु बीजाणु, लघु बीजाणु। उम्मीद करते हैं कि आप लघु बीजाणु और लघु बीजाणु धानी में अंतर कर पाएंगे। जैसे हम कहें एक थैला है, अब इसमें कुछ सामान हम रखें, ये जो थैला है, ये थैला का नाम लघु बीजाणु धानी है, और इसमें जो सामान रखे हैं ये लघु बीजाणु है। यानी लघु बीजाणु के रखने वाले पाउच को, उस थैले को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये अंदर में लघु बीजाणु है, लेकिन बाहर में ये क्या है? जो तीनों चारों परत मिला करके है, ये है लघु बीजाणु धानी। ये जो बाहर के स्ट्रक्चर दिख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी। अब आप समझ चुके होंगे कि लघु बीजाणु अलग है, लघु बीजाणु धानी अलग है। तो लघु बीजाणु के क्या है? एक सेल है, एक सेल, छोटे छोटे सेल है, यही लघु बीजाणु डेवलप करती है। यही लघु बीजाणु जब डेवलप करेगा, धीरे धीरे मैच्योर होगा, तो यह तब्दील हो जाएगा परागकण में। ये लघु बीजाणु तब्दील हो जाएंगे परागकण में। क्या तब्दील हो जाएंगे? परागकण में। अब इस परागकण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन। वाह, उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। सबसे पहले हमने कहां से स्टार्ट किया? पराकोष से। पराकोष के अंदर लघु बीजाणु धानी देखे, उस लघु बीजाणु धानी में अंदर में लघु बीजाणु कोशिका दिखेगा, और यह लघु बीजाणु कोशिका डेवलप करके परागकण बन जाएगा। और ये परागकण का स्ट्रक्चर आपने देखा, इस परागकण का स्ट्रक्चर आपने देखा। अगर एक परागकण है, एक दिखने में छोटे से लग रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक है, इसमें दो लेयर आपने देखा। बाहरी वाले का क्या नाम रखे? बाह्यचोल, इसका मतलब एग्जाइम। अंदर वाले का क्या बोले? अंतःशोल, इंग्लिश में क्या बोले उसको? एंटाइम। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि बाह्यचोल कठोर क्यों होती है या क्या चीज से बनी रहती है? आपका जवाब होता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या है? केमिकल से जो हार्ड कवच होती है, बहुत ही हार्ड होती है, जिससे जल्दी डिग्रेड जल्दी नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं, सड़ते गलते जल्दी नहीं है। लेकिन अंदर के लेयर जो होती है वो बहुत मुलायम होते हैं और सेलुलोज की बनी होती है। आइए इस डायग्राम में थोड़ी सी और आगे हम चलकर देखते हैं। जैसे देखिए आप, आइए समझने का प्रयास कीजिए। एक डायग्राम एनसीईआरटी का बहुत बेहतरीन डायग्राम है, जो भी आपको मैंने बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये चार को आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है? लघु बीजाणु धानी है। फिर आपको एक नजर आ रहा है सर इसमें ये क्या है? यार यहाँ पर बहुत सारे सेल होते हैं, ग्रुप होते हैं सेल का, और उसी से मिलकर के टिश्यू बन जाता है। अब इसी टिश्यू को चलते क्या होता है? दो लोग अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। अभी आपने देखा था, इसी के चलते क्या होते हैं? दो बाइलोब हो जाते हैं, और इसमें दो और इसमें दो हो गए। एक्चुअली जो क्या कौन से सेल से बनी हुई रहती है? दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। बहुत सारे सेल, बहुत ग्रुप हो गया था, टिश्यू बन गया, कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, इसके बाद यहाँ पर एक इमेज दिखाया गया, माइक्रोस्कोप लगा के इसको बड़ा करने का प्रयास किया गया। यहाँ से देखिए, मैंने इतना पार्ट्स को काट दिया, इतनी पार्ट्स इतना काट कर अलग कर लिए, और इसको बड़ा करके देखिए। जब इसको बड़ा किए तो आपको देखिए नजर ये आएगा, ये नजर आएंगे। अब देखेंगे कि सबसे बाहर में एक सेल है, इस तरीका से करके बना हुआ है, ये बाहर का सेल है, और सबसे बाहर में एपिडर्मिस से, जो आपने अभी फिगर देखा था। इसके बाद क्या देख रहे हैं? जस्ट इसके नीचे में एंडोथेसियम का लेयर दिख रहा है, ये वाला एंडोथेसियम हो गया। थोड़ा और अंदर जाकर देखें, ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया जो अलग अलग सेल है, ये आपका मिडिल लेयर्स हो गए। थोड़ी और अंदर जाकर देखेंगे तो ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल दिख रहे हैं यहाँ, दैट इज द टेपिटम। टेपिटम को आपको यहाँ दिखा दे रहा है, ये मान के चलिए कि ये वाला लेयर समझ लीजिए टेपिटम हो गया। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, टेपिटम की कहानी और भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते हैं। जो टेपिटम होती है, डिवाइड होती है और पोषक तत्व प्रदान करती है, परागकण को जीवित रहने के लिए सबसे इंपोर्टेंट रोल होता है, टेपिटम होती है। और टेपिटम मल्टी न्यूक्लिएट होती है। ध्यान समझिएगा, बहुत सारी इसमें न्यूक्लियस भी होती हैं, एक भी होते हैं, एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस वाले होते हैं, मल्टी न्यूक्लियर होते हैं। क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा, इनमें मल्टी न्यूक्लियर नहीं होते हैं।
इसमें भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि मैच्योर के दौरान, परिपक्व के दौरान कौन सा ऐसा सेल है जो डिजेनरेट कर जाती है, टूट जाती है, विखंडित हो जाती है, खत्म हो जाती है। आपका हो गया एंडोथेलियम। एंडोथेलियम बाद में धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आगे चलिए इसी को और बड़ा इमेज करके देखा गया, साथ में चारों को। एक फिगर आपको समझ में आया, बी इसी इमेज यहाँ दिखाया गया है, थोड़ी सी यहाँ समझिएगा क्या है। तो अगर इसको हम बड़ा करके देखें तो इस तरीके से दिखेंगे आपको। इसमें अब बताइए कितने लेयर दिख रहे हैं। वही पराकोष है, वही पराकोष एक बड़ा सा थैला पाउच है, इसके अंदर चारों लघु बीजाणुधानी है, 1 2 3 4 है। अब क्या है कि जब ये मैच्योर धीरे धीरे होती है तो ये लेयर जो बाहरी होती है धीरे धीरे ब्रेक कर जाती है, एंडोथेलियम टूट जाते हैं। और टूट जाते हैं और यहाँ से देखिए पोलन ग्रेन बाहर निकल आते हैं। और जब ये पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे तो पोलन ग्रेन बाहर आने के बाद वो हवा में उड़ते भी हैं, कुछ कीट के माध्यम से, इंसेक्ट के माध्यम से, कुछ जंतु के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, कीड़े मकोड़े के माध्यम से दूसरे जगह पहुंचा दिए जाते हैं। वहां पर जब परागण जाकर गिर जाएंगे तो परागण क्रिया कर लेगा, परागण के बाद निषेचन होगा, निषेचन के बाद एम्ब्रायो बनेगा जिसको भ्रूण कहते हैं, भ्रूण के बाद फल का विकास होगी, फिर बीज बनेगा। वो प्रोसेस धीरे धीरे इसी चैप्टर में हम लोग क्लियर करेंगे। आइए आप समझते हैं अब आगे। अभी आपने देखा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, यानी किस प्रकार जर्म सेल, यानी किस प्रकार लघु बीजाणु से विकास होकर के उसका विकसित होने के बाद परागकण कैसे बने, ये पूरे प्रोसेस को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, बहुत सारे सेल 4 सेल बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है? व्हाट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड? टेट्राड का मतलब होता है कि जब माइक्रोस्कोप डेवलप करते हैं और 4 अति में बढ़ जाते हैं, है ना, और इन से चारों माइक्रोस्पोरिज्म को मिला के माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़े तो डेवलप पोलन ग्रेन होती है, आपने ये भी सीखा। पोलन ग्रेन के बाद अब कहानी हम थोड़ा आप लोगों को दिखा रहे अलग, यहां से समझिए, बहुत बेहतरीन। अभी मैंने बोला कि अलग अलग परागण होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, तरह तरह के होते हैं। किसी में विंग्स रहते हैं, पंख जिससे आराम से उड़कर कहीं जा सके हवा के माध्यम से, और कुछ में तो कांटेदार संरचना बनी होती है, भी आपने देखा था इमेज में। ये बड़ी हार्ड होती है बाहर वाला लेयर, वो स्पोरोपोलेनिन की बनी रहती है। फिर इसके बाद आप देख पा रहे हैं बहुत सारे, ये क्या है, आप अगर इसको थोड़ा सा इमेज को ध्यान दीजिएगा तो क्या लिखा है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। माइक्रोग्राफ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के माध्यम से देखा गया तो जाकर ऐसे इमेज दिखा, ऐसे बाहर से दिखेगा नहीं, बहुत छोटे होते हैं। लेकिन हम तो बहुत महान हैं, बहुत आगे निकल चुका है साइंस, आदमी आप जान रहे हैं, मानव वी आर वेरी चालाक। हम लोग इतने चालाक हैं, हम लोग किसी को भी देखने प्रयास कर रहे हैं, कहाँ पर भी कौन सा अंग है। देखिए स्कैनिंग किया, इसको इस तरीके से देखा गया। अब यहां से कुछ आपको बताना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी बात यह है कि जो सबसे पहले परागकण बहुत छोटी थी, अब जिस परागकण को आप देख नहीं पा रहे थे, इस परागकण को आप देख नहीं पा रहे थे, ये परागकण हमारे यहाँ, आप इसको देख नहीं पा रहे थे, लेकिन माइक्रोस्कोप के माध्यम से आपने देखा और बताया कि सर ये 2 लेयर इसमें होते हैं, है ना, 2 लेयर होते हैं, और बाहरी वाला एक्साइन है, अंदर का एंटाइन है। आपने इतना समझ लिया? हाँ समझ लिया। अभी और माइक्रोस्कोप लाएंगे पावरफुल, इससे भी ज्यादा तगड़ा। वो क्या करेंगे उससे बताइए, उससे और बड़ा इसको मैग्नीफाई करके देखें तो हमें समझ में आ रहा है, क्या कि जो सेल है इस टाइप के दिख रहे हैं, डिवीजन हो रहा है इस प्रकार हो गए। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 सेल दिख रहा है, इसमें 2 सेल, अंदर में 2 सेल, एक परागकण के अंदर 2 सेल होती है। परागकण मेरे पास ऐसे एक है, एक परागकण है, 2 लेयर से, 2 लेयर भी मैंने बना दिया एक्साइन और एंटाइन। अब इसके अंदर देखा कि 2 टाइप के सेल है। कौन कौन 2 टाइप के सेल है? एक तो एरिया ऐसे है, एक छोटा सा एरिया ऐसे है। चलो इधर ये छोटा सा एरिया ले रहे हैं, एक एरिया बड़ा दिख रहा है, एक एरिया छोटा दिख रहा है। सो बड़ा वाला एरिया है ना, ये बड़ा सा एरिया जो दिख रहा है, एक ये बन गया, एक छोटा सा एरिया आपका ये बन गया, छोटा सा एरिया। समझिए, ये जो बड़ा जो एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं काय कोशिका। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया जाता है, पूछे जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऊपर का लेयर को बोलेंगे काय कोशिका, इसको बोलेंगे काय कोशिका। यही काय कोशिका है
अच्छा एक बात बताइए, अभी जो प्राकोष के अंदर था तब उसको पोषण कौन दे रहा था? आपने सीखा कि जब पौधा प्राकोष के अंदर हो तब टाइकोटाम उसको भोजन दिया, लेकिन जब प्राकोष से प्राकन बाहर निकल गए, पौधा को छोड़ दिया, हवा में आ गए, तब तो प्राकन डेथ कर जाती, लेकिन अभी भी वो प्राकन जीवित है, फिर मादा के पास जाएगी, अपना निषेचन क्रिया को आगे बढ़ाएगा, लेकिन वो जीवित किसकी बदौलत है? अब कौन उसको पोषण दे रहा है? क्योंकि अब डाली से अलग हो चुका है, पंखुड़ी से अलग हो चुका है, अब प्राकोष से अलग हो चुका है, पौधा से अलग हो चुका है, अब उसको पोषण कौन दे रहा है? तब की कहानी समझते हैं। देखिएगा, एक प्राकण है, हवा में उड़ रहा है, इस प्राकण में दो भाग है अंदर में, एक तो हो गया काय कोशिका, इस काय कोशिका को वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा। और इसमें एक निचला एरिया जो दिख रहा है, छोटा सा पार्ट्स होगा, अब ये एक्चुअल में है जनन कोशिका, यही तो है जनन कोशिका, ये है जनन कोशिका। व्हाट इज जनन कोशिका? यही है जर्मिनेटिव सेल, इसको क्या बोलेंगे? जर्मिनेटिव सेल, जर्मिनेटिव सेल बोलेंगे, जर्मिनेटिव सेल। अब जाकर हम लोग के समझ में आया कि एक परागकण बहुत हार्ड होती है, इस परागकण के अंदर दो लेयर होते हैं, फिर अंदर में गए तो दो कोशिकाएं देखने को मिला। अब पता चला कि दोनों कोशिका में एक कोशिका है जो जन्म में मदद करता है, जन्म कोशिका मात्र एक। अब एक ऐसी सेल इसमें है जो काय कोशिका के नाम से जानी जाती है, जो वेजिटेटिव सेल है, इसका मुख्य काम है पोषण देना, पोषण देना। अब पौधे को पौधा के परागकण को जब पौधे के डाली से अलग हो चुकी है, अब उसको भोजन कौन दे रहा है? काय कोशिका। बहुत सारे सेल, बहुत सारे फूड मटेरियल को एब्सॉर्ब करके रखती है अपने अंदर, पोषक तत्व को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। अब उस पोषक तत्व को यूज करता है परागकण, अब परागकण जीवित रहता है। परागकण का कौन सा भाग? जनन कोशिका। अब ध्यान से समझिएगा, अब कुछ नई कहानी है। अब ये जनन कोशिका जब ठीक ठाक से रहेगा, जीवित रहेगा और मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, तब पहुंचने के बाद सिर्फ जनन कोशिका से बाहर निकलेंगे। आइए इस सेल को देखिए, एक इमेज देख लीजिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बड़ा सा एरिया है, इसमें दो सेल दिखाई दे रहे हैं, एक जो ये थोड़ा ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, एक पिंक कलर में दिख पा रहे हैं। तो इसमें जो है ये आपका कौन सा है? यहाँ पर देखिए इमेज में लिख रहे हैं, न्यूक्लियस दिखाया है, ये न्यूक्लियस है और ये वैक्यूल्स है। इसमें कुछ और पार्ट्स भी होते हैं, ध्यान समझिएगा। ये न्यूक्लियस का क्या काम है? जो परागकण के अंदर या जिस कोशिका के अंदर जो कुछ गंदगियां हैं उनको साफ सुथरा करने का काम करेगा वैक्यूल। वैक्यूल को हम लोग बोलते हैं रसधानियां, इसमें कुछ एंजाइम होती हैं और उस एंजाइम के माध्यम से अपशिष्ट को निपटारा करती है, पचा देती है। अब भाई इसको देखो, ऐसा तो ऑर्गन नहीं हम लोग की तरह है कि छोटी आंखें बड़ी आंखें कि भोजन वगैरह पच जाए पूरे तरीका से, बट इसमें जो है वैक्यूल्स वो पोषक तत्वों में जो खराब चीज है उनको बचाने का काम कर रहा है। फिर न्यूक्लियस आप देख पा रहे हैं, आगे चल करके डिवीजन होती है, म्यूटिव डिवीजन। इस डिवीजन के बाद वो सेल कुछ परागकण ऐसे दिखने लगेंगे। इस डिवीजन के बाद फाइनल रूप ये है जो अभी आपने इमेज के माध्यम से आपको बताया। क्या आपने देखा? इसमें दो प्रकार का दिख रहा है सेल, एक तो वेजिटेटिव सेल, ऊपर में पूरा एरिया वेजिटेटिव सेल हुआ, काय कोशिका हुआ, और यह काय कोशिका क्या मदद करेगा? यह काय कोशिका पोषण देगा। इसके बाद आप देख लेंगे जनरेटिव सेल या जर्मिनेटिव सेल, चलेगा, दोनों एक ही चीज होता है। जर्म मतलब जर्मिनेट करना। तो यह जनरेटिव सेल हुआ, ये जनरेट करेगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जनरेट जब करेगा, एक जो सेल दिखाई दे रहा है, ये दो मेल गैमेट को जनरेट करेगा, दो नर युग्मक को यहाँ से देगा, और वही नर युग्मक यहाँ से ट्रांसफर होंगे मादा के पुलेन ट्यूब में, और वहां से धीरे 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 अंडाशय यानी ओवरी तक जाएगा और फिर उसके बाद निषेचन करेगा। आप यहाँ से देखिए इस लाइन, आप एक देख पा रहे हैं यहाँ पर जरमपुर होते हैं, यहाँ से समझिएगा इंटाइन क्या होता है। इंटाइन आप देख पा रहे हैं अंदर की लेयर होती है, आपने एक्साइन देखा बाहर की लेयर होती है। देखिए क्या लिखल है, व्हाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड। अभी मैंने बताया एक्साइन हार्ड क्यों होती है, तो आपको पता चला कि एक्साइन इसलिए हार्ड होती है कि प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, आपने बताया स्पोरोपोलेनिन नामक इसमें केमिकल होती है, और इसी स्पोरोपोलेनिन के कारण वो हार्ड हो जाती है, और इतनी हार्ड हो जाती है कि जल्दी सड़ता गलता खराब नहीं होता, वो प्रिजर्व्ड रहता है। देखिए यहाँ लिखा है प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, अरे जीवाश्मिक रूप में इसको दिखा गया, जल्दी सड़ता गलता नहीं, ये सब कहानी बता चुके हैं। और इंटाइन जो होती है ये थोड़ा मुलायम होती है, और ये बहुत ही नाजुक होती है, इजीली
रप्चर होकर बाहर निकल जाता है और ये क्या से बने रहते हैं, सेल्यूलोज से। आप इसमें देखें कहीं सेल्यूलोज भी होंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे, इसमें दो प्रकार का सेल देखा, एक वेजिटेटिव देखा कायकोशिका, जनरेटिव देखा, ये जर्मिनेटिव भी कह सकते हैं इसको, जिससे आपका नए सेल का जन्म होगा। आगे चले, हमें लगता है यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप इस डायग्राम को देख के कुछ सोचिए, थिंक कीजिए क्या है। अभी मैंने पहले बताया था, आपको डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा होगा, जल्दी से उसको देख के थोड़ा सा आप सोचेंगे क्या ही कहना चाह रहे हैं, डायग्राम क्या बता रहे हैं बताइए। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रहे हैं, घबराना नहीं है, क्योंकि ये आप कभी भी वन शॉट देख सकते हैं। जब आपके एग्जाम की टाइमिंग हो तो आप एक बार देखिए और पूरी कहानी याद हो जाएंगे और शॉर्ट माध्यम से सब बताने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए यहाँ समझिए, कह रहे हैं कि आजकल पोलेन ग्रेन का इस्तेमाल करके अब बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे सिरप, टैबलेट ऐसे तैयार किए जाते हैं जो पौष्टिक हो, जिसमें एनर्जी हो, और उस व्यक्ति को या उस जीव जंतु को दिए जाते हैं जो कमज़ोर हैं या उनको रेसिंग का काम है, दौड़ने का काम है, उनको दिए जाते हैं। अब देख रहे बी पोलेन, मधुमक्खी बहुत सारे इकट्ठा करती है। शहद, अच्छा शहद बहुत फायदेमंद होती है। क्यों शहद बहुत ही फायदेमंद होती है? क्योंकि जब मधु चूसने के लिए मधुमक्खी जाती है तो कुछ प्रापण को भी लेकर आ जाती है, वो स्टोर करती है और उसमें बहुत ही पौष्टिक चीज होती है। देखिए क्या नेचुरल बी है ना, कलेक्ट पोलेन इन टीनी गोल्डन पॉट्स, बहुत पीले पीले तरीके से जमा कर दिए हैं पोलेन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। ए नेचुरल फूड फ्रॉम हनी बीज, जो हनी बी का शहद होती है ये बहुत ही नेचुरल माना जाता है, प्राकृतिक रूप में ये मधुमक्खी तैयार करते हैं और बहुत सारे पोलेन ग्रेन होते हैं, बहुत पौष्टिक होती है। इसलिए इसका प्रयोग तरह तरह के होते हैं। मेडिसिन सिरप आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, और रेसिंग हॉर्स को ज्यादा दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ नई बातें करेंगे। अब हमारा मेल पार्ट्स खत्म हो गया, देखिए यहाँ से आपका फीमेल पार्ट्स स्टार्ट हो जाती है। हाँ एक बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ लिखी हुई, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप पोलेन ग्रेन को प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, उसको संरक्षित करना चाहते हैं या उसको लंबे समय के बाद यूज करना चाह रहे हैं, तो उसको जमा करने के लिए भी आजकल जैसे ब्लड बैंक होते हैं, उसी प्रकार स्पर्म बैंक भी होते हैं। कृत्रिम गर्भधान आजकल जो होते हैं, मवेशी को, गाय भैंस बकरी को कृत्रिम गर्भधान, उसमें क्या किया जाता है, शुक्राणु को प्रिजर्व कर दिए जाते हैं, लाया जाते हैं मेल से स्पर्म निकाल करके सांड से, और उसको रखे जाते हैं। और उसको रखने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उसमें नाइट्रोजन होते हैं और बहुत ही माइनस टेम्परेचर पर लिक्विफाइड नाइट्रोजन, देख पा रहे हैं लिक्विफाइड नाइट्रोजन होते हैं -196 डिग्री सेल्सियस यानी केल्विन, इतने पर उसको रखे जाते हैं। इतना रखने के बाद वो जल्दी खराब नहीं होते हैं, कई साल तक से उसको स्टोर किया जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं, पोलेन बैंक। किस नाम से इसको जानेंगे, पोलेन बैंक। तो व्हाट डू यू मीन बाय पोलेन बैंक, आप समझ पाए? जैसे ब्लड बैंक होते हैं, आप जाइएगा किसी प्रकार कोई दिक्कत होता है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर एक ब्लड बैंक होती है। आप अगर सैंपल देते हैं, ब्लड देते हैं, तो वहाँ से आपको दूसरे जो ब्लड ग्रुप चाहिए वो आपको ब्लड ग्रुप मिल जाती है। तो कम से कम सुविधा होती है ब्लड बैंक में कि ब्लड वहाँ पर जमा है। सेम कंडीशन में पोलेन बैंक भी होती है, पोलेन ग्रेन को स्टोर किए जा सकते हैं, ह्यूमन द्वारा ये सब किए जाते हैं, है ना। इसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वगैरह सब मेंटेन करके ऐसा किया जाता है। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इसको जो रखे जाते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में रखे जाते हैं। उम्मीद करते हैं तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। आइए अब मेरा टॉपिक जो स्टार्ट हो रही है वो फीमेल पार्ट्स की ओर हम लोग चलेंगे, गायनेसियम की ओर चलेंगे। और गायनेसियम में जाने से पहले थोड़ी सी इसको हम समझा लेते हैं, फिर आप लोग के डायग्राम के माध्यम से दिखा रहे। पहले यहाँ समझिए, चलिए यहाँ पर तो कुछ डायग्राम दिए हैं, शॉर्ट यहाँ समझिए। अगर एक फीमेल की हम बात करेंगे, अब अगर हम यहाँ पर फीमेल पार्ट्स पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए, कोई स्किप नहीं कीजिए, कहीं कोई नहीं जाएंगे। अब देखिए बहुत शानदार क्लास है, हम एक ही वीडियो में चाह रहे हैं कि सब कुछ पढ़ा दे, इस चैप्टर का दिक्कत नहीं होगा। देखिए फीमेल पार्ट्स, यहाँ फीमेल पार्ट्स की बात करेंगे। अब मेल पार्ट्स के बाद अगर फीमेल पार्ट्स की बात करेंगे तो एक फीमेल में सबसे अपर में स्टिग्मा होती है, सबसे ऊपर में स्टिग्मा होती है, सबसे ऊपर में स्टिग्मा होती है। ध्यान से समझिएगा, ये स्टिग्मा है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोल रहे हैं, वर्तिकाग्र बोल रहे हैं, वर्तिकाग्र। ये नीचे में वर्तिका, जिसको स्टाइल बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलते हैं। और यहाँ पर नीचे में देखिए ओवरी है, अंडाशय। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, ओवरी यानी अंडाशय। इंग्लिश में ही लिख दे रहे हैं, आपको हिंदी लिखा हुआ ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं।
अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? स्त्री केसर। एक फीमेल पार्ट्स हो जाते हैं स्त्री केसर। अगर एक स्त्री केसर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये तो अजीब बात है कि इसमें एक या एक से ज्यादा यानी 2 3 हो सकते, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन पुंकेसर की बात अभी जब हम करें तो इसमें तो हजारों होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब परागकण तो लाखों करोड़ों में बनते हैं, लेकिन मादा एक या 2 3 4 होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन एक से ज्यादा होती है। इस बात को याद रखिएगा। इसके आधार पर आगे चल करके इसको डिवाइड किए हैं, उसको भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये ओवरी के अंदर भी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है ऐसे, ये स्ट्रक्चर जिसको ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल क्या है? ओव्यूल। और इस ओव्यूल से, ओव्यूल याद रखिएगा, जब परागण क्रिया हो जाएगी, निषेचन हो जाएगा, इसके बाद ओवरी डेवलप करेगा और ये ओवरी से फ्रूट बनते हैं, फल बनते हैं। और ये जो ओव्यूल अंदर में है, इस ओव्यूल से सीड बनते हैं। क्या? सीड। अगर अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फल का निर्माण किससे होती है, आपका जवाब होगा ओवरी। फ्रूट, फल क्या से बनता है? फ्रूट क्या से बनते हैं? ओवरी से। लेकिन अगर सीड कहेगा, बीज बनता है किससे? एक फल, जैसे आम में बीज बन रहे हैं तो बीज फल के अंदर होते हैं, तो जब फल बना ओवरी से तो बीज किससे बनेगा? ओव्यूल से। ओव्यूल से सीड बनते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछे गए अभी तक बहुत बार। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ओवरी से फ्रूट बनते हैं, ओव्यूल से सीड बनते हैं। अब तो तब बनेगा जब निषेचन हो जाएगा। अब निषेचन के प्रोसेस को हम समझाने जा रहे हैं, आप लोग यहाँ ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझना हम लोग ये है, थोड़ी सी पार्ट्स को हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, आप लोग यहाँ से समझिएगा। एनसीईआरटी मेरा कुछ न छूटे, इसका हम लोग ख्याल रखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के एक लाइन इंपॉर्टेंट है, समझिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये देख पा रहे होंगे, थोड़ा बड़ा कर दिया स्ट्रक्चर में, देखिए तो थोड़ा जल्दी से बताइए देख करके। चलिए, उम्मीद है सब साफ साफ देख पा रहे होंगे। इंग्लिश से मत घबराइए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चे देख रहे हैं और दोनों ही समझिए, बेहतरीन तरीका से हम समझा रहे हैं। यहाँ समझिए, पिस्टिल, व्हाट इज पिस्टिल? मेगा स्पोरेंजियम। अभी तो देख रहे हैं माइक्रो स्पोरेंजियम हुआ, यहाँ मेगा स्पोरेंजियम हो गया। फिर वहां देखे तो पोलेन ग्रेन बन रहा था, यहाँ ओव्यूल, एम्ब्रायो, एम्ब्रायोसैक, क्या क्या है भाई सब समझ में आ जाएगा। बस थोड़ी सी समझिए मेरे साथ, इस टॉपिक को हम लोग यहाँ क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले पिस्टिल क्या है? ये फीमेल पार्ट्स है, जिसको कार्पल मैंने लिखा था CARPL, उसी कार्पल को यहाँ पर पिस्टिल नाम रखा गया। यानी फीमेल पार्ट्स होती है मादा का, उस फीमेल को पिस्टिल भी कह देंगे और इसी पिस्टिल को हम लोग कार्पल बोलते हैं। आइए समझते हैं। द गाइनोइशियम, गाइनोइशियम क्या था? वो था एंड्रोइशियम, मेल भाग को एंड्रोइशियम और फीमेल भाग को बोलते हैं गाइनोइशियम। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जयांग। तो जो जयांग होती है वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती है। ये जनन अंग होती है, फ्लावर का सबसे इंपॉर्टेंट जनन अंग इसका, याद रखिएगा। गाइनोइशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल, यानी गाइनोइशियम यानी पिस्टिल, इसका जो है पिस्टिल, अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था, या तो सिंगल हो सकता है या मल्टी हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, मैंने बात किया था। अगर सिंगल है, एक ही है, तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, एक अंडपी। ध्यान से सुनेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी सुनेंगे। थोड़ी समय यहाँ पर कुछ लिख दिया, थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे, फिर समझा ले, फिर लिख देंगे नीचे में। अगर एक ही अंडक है, एक पुष्प है, पुष्प में अगर मादा भाग मात्र एक ही है, एक ही अंडक से बना हुआ, तो मोनोकार्पेलरी यानी एक अंडपी कहेंगे। और जब एक से ज्यादा होगा तो उसको मल्टीकार्पेलरी यानी द्विअंडपी कहेंगे। एक अंडक, एक अंडपी, एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा दो ही जरूरी नहीं है, 2 3 4 हो सकते हैं, वो मल्टीकार्पेलरी हो जाएगा। When there are more than one, the pistils may be fused together। अपने से समझिए, अगर एक है तो फिर ये अकेले है, बिल्कुल ठीक है। अगर एक इस तरीका से ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, ये हमारा सपोज दैट मान के चलिए कि उसका ओवरी है, एक ही सिंगल है तो कोई से अटैच नहीं है। लेकिन भाई एक नहीं, अगर उसमें 2 है 3 है, जैसे सपोज दैट एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ऐसे सट गया, या हो सकता है दोनों ऐसे हट करके है, या तो सट के हो सकता है या हट के हो सकता है। इसके आधार पर एक से ज्यादा है और वो साथ में है कि अलग अलग है, हट के है,
इनके आधार पर इनको आगे चल करके फिर से दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। ध्यान से समझिएगा, फ्यूज टुगेदर, अगर आपस में फ्यूज है, सटे हुए हैं, तो उसको सिन कार्पस बोलेंगे। सिन कार्पस, सन युग्म से उसको बोलेंगे, साथ में सटे हुए हैं दोनों। और अगर दोनों हट करके है, अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं फ्री। देखिए लिखा है, और मे बी फ्री, जब अलग अलग होंगे दोनों तो उसको क्या बोलेंगे, फ्री होगा, तो उसको एपोकार्पस बोलेंगे। उम्मीद है थोड़ी सी यहाँ दिक्कत हो रहा होगा समझने में, इस बात को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सिन कार्पस क्या है, एपोकार्पस क्या है। अगर दो ओवरी है, सॉरी दो पिस्टिल है, पिस्टिल का मतलब होगा मादा भाग है, तो मादा भाग में सबसे ऊपर में ऐसे रहता है स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी। यहाँ पर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अगर दो है और दोनों अगर आपस में ऐसे सटे हुए हैं, ऐसे ऊपर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे बताइए, ये हो जाएंगे आपके सिन कार्पस। अगर हट हट के दोनों होंगे तो एपोकार्पस। कभी कभी तो ऐसे होते हैं, डायग्राम समझा रहे हैं, डायग्राम ना देखिएगा, डायग्राम से आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ ये दोनों डायग्राम को देखिए। ये देखिए, ये तो खैर सबसे ऊपर में स्टिग्मा दिख रहा है, ये स्टाइल दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहे हैं नीचे में देखिएगा, यहाँ पर सबसे नीचे में ओवरी देख रहे हैं। अगर ये तीनों मिल गया ये स्टिल हो गया। नीचे में जिस डंठल से लगा हुआ है थैलेमस को लेकर इसे पढ़ाया हुआ है। अब बात को समझिएगा, एकदम बात को समझिएगा। अगर एक से ज्यादा फीमेल पार्ट्स है और आपस में फ्यूज है, सटे हुए हैं, तो सिन कार्पस हो जाएंगे। ये देखिए इमेज सिन कार्पस का दिया हुआ है, ये इमेज सिन कार्पस है। और सिन कार्पस हम इसको कैसे समझ पा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है, एक है, इनका स्टिग्मा इनका बहुत सारे हैं, लेकिन नीचे आने के बाद एक ही ओवरी है, एक ही ओवरी है, और उसी ओवरी में ऊपर जाकर के बहुत सारे स्टिग्मा दिख रहे हैं। अगर ऐसा दिखने को मिला तो सिन कार्पस, लेकिन अपना स्टिग्मा भी है, अपना स्टाइल भी है और अपना ओवरी भी है, तो हो जाएगा एपोकार्पस। देखिए ये एपोकार्पस का फिगर है, ये एपोकार्पस कैसे हुआ, यहाँ पर स्टिग्मा ऊपर में होगा। थोड़ी सी समझिए, हम इसको अपने से ड्रॉ करें, उसमें समझ में ज़्यादा आएगा। अगर मान लीजिए इस तरीक़ा से है, ये यहाँ देखिएगा एक छोटा सा डायग्राम है, ये क्या है अंडाशय, ये आपका वर्तिकाग्र, ऊपर में वर्तिकाग्र, एक वर्तिकाग्र है, और दूसरा वर्तिकाग्र एक और लग गया, लेकिन वो भी आकर के इसी अंडाशय में जुड़ गया। एक और वर्तिकाग्र है, लेकिन वो भी आकर के एक ही अंडाशय में जुड़ गया, और इस तरीक़ा से यहाँ एपिथैलेमस में जुड़ा हुआ है। तो अंडाशय तो एक ही हुआ, एक वर्तिकाग्र अलग अलग दिख रहे हैं, सब सटे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सॉरी ये वाला फिगर को बताया मैंने, सिन कार्पस। और यदि हम ऐसे बनाएं, एक दिखेगा स्टिग्मा हुआ, फिर दूसरा स्टार्ट हुआ इसी जगह से ऐसे, वो भी आकर के अपना अपना इसका सब कुछ है, फिर तीसरा स्टार्ट हुआ, इस तरीका से बना रहा है। कुल मिलाकर के सबका अपना अंडाशय भी होगा, अपना वर्तिकाग्र भी होगा, अपना वर्तिका भी होगा, सब डिफरेंट डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, तो हो जाएंगे एपोकार्पस। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत किसी को नहीं आया होगा। अगर सबका जैसे 5 उंगली है, ध्यान से समझिएगा, इसी से समझ में आपको आ जाएगा। 5 फिंगर है, लेकिन पांचों के लिए हथेली क्या है मेरे पास, एक है। ये भी इसी से लगा है, ये भी इसी से लगा, ये भी इसी से लगा, ये भी इससे लगा है। यहाँ पर देखिएगा सेम, सबका स्टिग्मा एक है और एक ही से लगे हुए हैं सब, दैट इज सिन कार्पस। लेकिन यहाँ पर थोड़ा इमेज को गौर से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ ऐसे इस इमेज को गौर से आप देखिए, यहाँ पर इसका अपना स्टिग्मा है, बाकी पतला से जो है अपना इसका स्टाइल है, और नीचे में फूला हुआ जो भाग है अपना ओवरी है। सब में ऐसे अपना अपना है। आप अगर ध्यान से देखें तो सबका एक अपना अपना इस तरीका से, ध्यान से समझिए, इस फिगर को देख लीजिए, अपना स्टिग्मा, अपना स्टाइल, अपना ओवरी, सबका ऐसा ही कुछ बना हुआ है। अब बस ध्यान से समझिए इसको सही, दैट इज एपोकार्पस। एपोकार्पस अलग अलग इसका सब कुछ है। आगे हम चलते हैं, ध्यान समझिएगा, और उम्मीद करते हैं कि अभी आप थके नहीं होंगे, और थकना भी नहीं। अगर थक जाइएगा तो हम फिर थकने लगेंगे। ये रमज़ान का महीना चल रहे हैं, हम लोग फास्टिंग किए हुए हैं, इसके बावजूद भी अभी हम थके हुए नहीं हैं। आपको हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़िए, आप जितने ज़्यादा पढ़ेंगे हम उतना पढ़ाएंगे। हम लोग बस समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो चुका। अब इस लाइन को हम दिखा रहे थे, इस लाइन को फिर से एक बार आप मेरे साथ देख लीजिएगा। मल्टी कार्पुलरी क्या हो गया, जिसमें एक से ज्यादा कार्पल हो, मतलब एक से ज्यादा मादा भाग हो। एक सिंगल होगा तो
एक अंडापी, एक ही अंडक होगा, एक अंडापी है, एक यानी मोनोकार्पेलरी हो गया। एक से ज्यादा जिसमें मादा होंगे उसको बोलेंगे पॉली कहेंगे, मल्टी कहेंगे, मल्टी कार्पेलरी। और यदि मल्टी कार्पेलरी अगर सट गए आपस में तो सीन कार्पस, अलग अलग हट के है तो उसको क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। आगे बढ़ रहे हैं, इसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वही लिखा हुआ है, आप फिगर के माध्यम से देख लिए। ये बीजांड है, ये क्या है बाबू, एक बीजांड है। ये कहां पर लगेंगे बताइए। बीजांड जो होते हैं, ये बीजांड ये मादा भाग का एक अंदर भाग है, जैसे यहाँ पर अंडाशय है, ओवरी, ओवरी के अंदर जाएंगे तो आपको ये बीजांड वाला प्रोसेस मिलेगा। ये तो बहुत ज्यादा बार एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं कि एक अंडक का नामांकित चित्र बनाइए, है ना, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आते हैं तो इस स्ट्रक्चर को बनाना होगा, लेकिन इसको बनाने से पहले अभी हम लोग फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सीखेंगे, तब ये जाके बनेगा और आपको समझ में आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का बुक है, थोड़ी आगे पीछे बुक बताते हैं, बट हम लोग सिस्टमेटिक तरीका से बताएंगे, दिक्कत नहीं होगा। तो आइए मादा भाग के और जो है पार्ट्स उसको हम दिखाएं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इसमें जाएंगे तो बहुत डीप है टॉपिक, टाइम लग जाएंगे ज़्यादा, और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो और लेंगे और उस वीडियो में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो बेहतर होगा। टाइम भी ज़्यादा हो चुके हैं, टाइम ओवर हो रहे हैं, तो आज की कहानी हम चाह रहे हैं कि इतना ही छोड़ दें और इसके बाद हम लोग मादा भाग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मादा भाग से स्टार्ट करेंगे और पूरा इसको डीप स्टडी करेंगे, इसको पूरा पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे और कहाँ कौन से पार्ट्स होते, कैसे काम करते हैं, फिर आगे कहानी बनाएंगे। आप लोग बस लगे रहिए, मन से पढ़िए। हम लास्ट में यही कहेंगे कि कुछ करिए ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। आप जितने कुछ अच्छा करेंगे लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको लोग जानेंगे, बेहतर करेंगे। एक बार आप लोग जरूर सेशन को आप लाइक करेंगे, लोगों को बताएंगे, शेयर करेंगे। और पूरे अगर हम बैच स्टार्ट किए तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे एक एक चैप्टर को हम लोग एनसीईआरटी को ऐसे ही पढ़ेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यूट्यूब पर हम क्लास दे रहे हैं, बस आप थोड़ा सा हमको हौसला को बढ़ाइए और अगर अच्छा लगे तो जरूर कुछ कमेंट में लिखिए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी एक बात और बताएं आप लोग के कि अभी न्यू बैच अनाउंस हो चुका है, नए बैच स्टार्ट हो गए हैं। 15 मार्च से फुली क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आपके आसपास में कोई इर्द गिर्द में है 11 जो मैट्रिक एग्जाम दिए हैं और उनको लगता है कि मेरा रिजल्ट आएगा, आ ही जाएगा रिजल्ट, और साइंस उनको करना है, आईसी में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए बैच स्टार्ट है 11 का 15 मार्च से। आप उन लोगों के गाइड करेंगे जो भी आपके इर्द गिर्द होंगे 15 मार्च से। अभिभावक भी जरूर इसका ध्यान देंगे। चलिए आज का इतना ही, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। खूब बढ़िया से मन लगा के जोर से पढ़िए।